ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर के लिए सेशन हमारा ट्रैफिक पुलिस इंदौर, रिजर्व इंदौर RIM PPS के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके ठीक 15 मिनट बाद में हमारा जो आज का शेड्यूल सेशन था, जिसमें डॉक्टर वरुण कपूर सर, ADGP मध्य प्रदेश, वो हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो साइकिलिस्ट। आप सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो साइकिल काफी चलाते होंगे आप सभी। अभी साइकिल के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा मैं। तो जो हमारे साइकिलिस्ट है तो आप साइकिलिस्ट किसको, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप साइकिल आप पैदल लेके चल रहे हैं तो आप पेडेस्ट्रियन कहलाएंगे या साइकिलिस्ट कहलाएंगे? सर साइकिलिस्ट। आरती मैम शायद वरुण सर अपने साथ जुड़ चुके हैं मैम। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम। तो सर हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज कर देते हैं। यस मैम। सर का मैम एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर जुड़ चुके हैं सर नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लिमिटेड बच्चे जुड़े हुए हैं और लेकिन ये कार्यक्रम YouTube पर लाइव है, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चे, अभिभावक और शिक्षक गण भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, ओके सर, इफ यू परमिट सर, कैन आई स्टार्ट द फॉर्मल प्रोग्राम? प्लीज, यस। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। गुड आफ्टरनून सर। मैं दिनेश कुमार, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 इंदौर की तरफ से आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वरुण कपूर सर, ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ में विद्यालय के प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम मालवीय जी और विद्यालय के सभी शिक्षक साथी भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ सम्मिलित हो चुके हैं। साथ ही साथ सम्मान्य अभिभावक गण और प्यारे बच्चे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय के अलावा ये लिंक और भी विद्यालयों के साथ में शेयर किया गया था, YouTube लिंक भी शेयर किया गया था, ताकि अधिक से अधिक हमारे इस प्रोग्राम की जो एक सार्थकता है वो सिद्ध हो सके। और इसके अलावा भी कुछ और संस्थानों के साथ भी हमने YouTube के लिंक को शेयर किया है, वो जल्दी ही सर हमारे YouTube पे भी जुड़ते जाएंगे सर। Now I would like to request to our principal ma'am to start this program formally, ma'am. Respected Neelam Malviya ma'am. Good morning, everyone. It is my honor to welcome Dr. Varun Kapoor, IPS, and ADGP Rustamji, our Force Center Indore, who has given his consent to conduct this program for the benefit of our students as well as the parents. Sir has been a national level trainer in different programs of Government of India. His contribution in anti-narcotics work is commendable. And Sir has taken around 501 sessions on cyber security, out of which 155 sessions he has taken online during this COVID period. And he is a very eminent personality and is the first police officer in Asia to be awarded the doctorate in cyber security. Sir, we are privileged enough to have you as our guest speaker and enlighten us with your words, with your knowledge on a very popular issue, that is the security measures for social cyber crimes. I am quite confident that we will all be benefited by this session, and we will be using this as these security measures in our own this usage of internet as well as data. And we need your blessings also, sir. I also give a welcome to all the parents as well as the teachers of not only of our KV but also from other KVs who have joined this program through the Google Meet as well as the YouTube link. So once again, I welcome you, sir, and the team of Traffic Police who has arranged this program for us for the benefit of our students, our parents, as well as the teachers. Thank you very much, sir. And over to Dinesh, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am.
Aarti Maurya ma'am, now I would like to request you to continue the program, ma'am. Aarti Maurya ma'am. थैंक यू सर। सर, समय की उपयोगिता को देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे बीच आज जो हमारे चीफ गेस्ट उपस्थित हैं, कार्यक्रम को जो आज हमने सजोया है, बनाया है, उसका पूरा प्रेरणा सर की तरफ से हमें मिला है और हमने इस कार्य को आज आप लोगों के साथ शुरुआत की है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि चिल्ड्रन सिक्योरिटी ग्रुप और रिजर्व इंदौर ग्रुप के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम को संजोया गया है, लगातार ऐसा काफी समय तक और बहुत अच्छे लेवल पर हम इस कार्य को और करेंगे। और साथ में मैं सभी बच्चों से बताना चाहूंगी कि साइबर क्राइम जो है वो एक बढ़ते हुए रूप में विस्तार ले रहा है। जैसे एक क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का कार्य होता है, तो साइबर क्राइम को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सुझाव तरीके होते हैं जो आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट आप सभी को बताएंगे और किस तरीके से आप अपने आप को इसमें सुरक्षित कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ये चीजें आज आपको जानने और समझने को मिलेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम एक बढ़ती हुई बेल की तरह है, जो जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया जाता है उसी तरीके से साइबर क्राइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और जिसके लिए आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आज इस कार्यक्रम को आप लोगों को बताएंगे कि आप इसमें अपने आप की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सर विगत कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं और सर से प्रेरणा लेकर भी आज हमने पहली बार इस कार्य की शुरुआत की है आप लोगों के विद्यालय के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग आज के इस कार्यक्रम का पूरा ज्ञान लेंगे और इस चीज को समझेंगे। सर ने अपनी इस साइबर क्राइम की जो अनुभवता है, इसको देश विदेश तक सर को लोग जानते हैं, सर विख्यात हैं और सर के विषय में मुझे परिचय या कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सर बहुत बड़े पद पर हैं, एडीजी रैंक पर सर हैं, जो आज आपके बीच इस कार्यक्रम को बताएंगे। और आप सभी लोगों को मैं चाहूंगी कि आप इस बात को समझें और बहुत सीरियसनेस में इस कार्यक्रम की उपयोगिता को समझेंगे सभी लोग। सो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज आप हमारे इस कार्य को सफल और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू आरती जी। और एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून और आपका स्वागत है इस आज के वेबिनार में जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से संबंधित है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरी बात यह कि मैं थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई थी मेडिकल, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। तो आई एम अ लिटिल लेट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि आप सबको इंतजार करना पड़ा। बट एनीवे, नाउ दैट आई एम हियर, लेट अस गेट टू द जॉब इमीडिएटली। और ज्यादा समय बातों में नहीं अपन गंवाएंगे, काम की बातों में गंवाएंगे, सामान बिताएंगे रादर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पूरी दुनिया में एक पुलिस ऑफिसर के रूप में काम किया है। मैंने वहां पे घूमने या वहां पे टूरिज्म या ट्रेनिंग के लिए नहीं गया। मैंने एक्चुअली एज अ पुलिस ऑफिसर 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है। अफ्रीका, यूरोप में काम किया है, नॉर्थ अमेरिका, मैंने सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। आई वर्कड एज अ पुलिस ऑफिसर इन 5 कॉन्टिनेंट्स। तो मैंने दुनिया भर में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत नजदीक से देखी है और उसको डील भी किया है। नागरिकों की सुरक्षा, जन सुरक्षा की जो चीजें हैं उनको मैंने बहुत ध्यान से आकलन किया है। इस सब को देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूं और इतना वृहद अनुभव के बाद एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं आज कि अगर कोई 1 या 2 बहुत बड़े खतरे मानव सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा के लिए हमें चुनने हैं, one or two top threats, तो one of them will be cyber security। ये इतनी बड़ा खतरा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। पर हम इंसान होने के नाते जो हमारे असली दुनिया में हमारे आसपास होता है, ये जो फिजिकल दुनिया है, उसी से हम चिंतित भी होते हैं, उससे हम प्रभावित भी होते हैं। हर चीज हम इस दुनिया में जो हो रहा है उससे होते हैं, तो इसीलिए हम उसको ज्यादा बड़ा महत्व देते नहीं है। साइबर सुरक्षा होगी कोई चीज, क्या फर्क पड़ता है, बट फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग डेंजर। वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर्स टू पब्लिक सिक्योरिटी, टू सिटीजन सिक्योरिटी, दैट मींस योर सिक्योरिटी, माय सिक्योरिटी। इट इज सच अ बिग डेंजर। खतरा दिखता नहीं उसमें, इसलिए हम सोचते हैं खतरा है नहीं, बट ये बात गलत है। आपको दिखता नहीं है उसका मतलब वो है नहीं, नो। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू पब्लिक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। उसी के बारे में अपन बात करने आए हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हमें एक तरीका ढूंढना है, एक ही तरीका जो है आपकी अपनी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आपके द्वारा एक ही तरीका है, नॉट द बेस्ट तरीका। देयर इज ओनली वन वे, द बेस्ट वे नहीं है, ओनली वे, only weapon you have for securing yourself in cyberspace is your awareness। आपकी अपनी जागरूकता ही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं साइबर स्पेस में। तो अगर जागरूकता ही तरीका है, तो जागरूक कैसे होते हैं? जागरूक तब होते हैं जब हम जानते हैं, मानते हैं,
पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं किसी चीज के बारे में, और ये सब चीजें करने के बाद उसके बारे में कुछ करते हैं। तो वही हम करने आए हैं, समझने, सीखने, जानने, सुनने, बात करने, डिस्कस करने। And then after you go into your world, and after I go back into my world, then you have to do something about what you have heard, learned, understood and discussed today. Okay, so let us start immediately. जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको पहले वो बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको संबोधित करने आया हूँ। 30 साल का मेरा अनुभव पुलिस अधिकारी के रूप में है। 10 साल मैंने स्वेच्छा से उसमें साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बिताए हैं। मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, अपने निर्धारित काम के अतिरिक्त मैंने बहुत में किया है। साइबर सुरक्षा मेरा सबसे दिल के करीब टॉपिक है। मैं 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया, मैं इस क्षेत्र में कभी पदस्थ नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ। ये मेरा काम डायरेक्टली नहीं है, मैं ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेरा मिशन है। 10 साल के जो बातें मैंने देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, रिसर्च करी, मैं रिसर्च भी करता हूँ इस फील्ड में, वो सब आपसे मैं साझा करने आया हूँ। मैं कोई रॉकेट साइंस की बातें नहीं करूंगा, मैं कॉमन सेंस की बातें करूंगा, है ना। तो आपको ये बातें शायद थोड़ी बहुत मालूम हो, कुछ मालूम हो, सब कुछ मालूम हो। मान लो आप में से सब कोई बहुत ही अच्छे अवेयर अलर्ट है, आप सब कुछ जानते हैं, मान लो, पर फिर भी एक बार और सुन लेना, आपके भले के लिए है। एक चीज बार बार सुनते हैं तो हमारे सिस्टम का पार्ट होता है, और वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हम दे पाते हैं, जो किसी भी खतरे की सिचुएशन में, किसी भी डेंजर सिचुएशन में, किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। वही सुनिश्चित करता है कि आप उस स्थिति से बेहतर ढंग से सुरक्षित रह पाओगे कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपको रॉकेट साइंस की बातें नहीं करने आया हूं, मैं आपको साइबर सिक्योरिटी की कॉमन सेंस की बातें करने आया हूं, और वो आपको शायद अगर मालूम भी हो, आपको फिर से सुनना है, सिस्टम का पार्ट बनाना है और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है किसी भी खतरे की सिचुएशन में। जो लोग नहीं देते साइबर खतरे में, क्योंकि उनको खतरा दिखता नहीं है, वेरी सिंपल। पर ऐसा है नहीं कि वो है नहीं, दिखता नहीं है, but it's very much there. Anyway, so what I want to tell you first is why is it such a big danger? मैंने बोला one of the biggest threats to public security. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे को जो भी साइबर, मैंने पूरी दुनिया में क्राइम देखा है, मैंने आपको बताया, हर प्रकार के क्राइम को देखा है, डील किया है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, साइबर क्राइम दुनिया में घटित होने वाले किसी भी क्राइम से अलग है। ऐसा क्राइम कभी पहले हुआ नहीं, ना किसी ने सोचा। It is a different crime. That is why it is so difficult to deal with. Anything which is difficult is very different, is very difficult to manage to deal with. आज का पेंडेमिक कोविड-19 ये इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया, इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया इसे मैनेज करना? ऐसे कोई पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स पहले नहीं आए मेरे लाइफ टाइम में, तो मैंने बहुत देखे। कभी स्वाइन फ्लू, कभी बर्ड फ्लू, कभी एड्स, कभी एबोला। लोग बोलते थे दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, कभी नहीं हुआ, मैनेज हो गए। पर कोविड-19 में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया थम गई, पूरी मानवता बदल गई? वाई? बिकॉज इट इज डिफरेंट। ऐसा वायरस, ऐसा एपिडेमिक, पेंडेमिक कभी पहले नहीं आया। इसलिए इससे डील करना, इसको मैनेज करना, इसको नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती बन गया। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोते रहना, सैनिटाइजेशन करते रहना, ये क्या नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट था? आज से पहले नहीं था, बट अब करना पड़ रहा है लोगों को। लोग एडजस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे और इसको कंट्रोल करेंगे। बट कितना बड़ा धक्का लगा, पूरी मानवता को लग गया। वैसे ही साइबर क्राइम एक अलग क्राइम है, इसलिए इसको डील करना, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये मानवता के लिए खतरा बनते जा रहा है। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी, इट इज बिकमिंग अ चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डील विद इट इमरजेंटली। Okay, now you can ask me why you saying it's a different crime? अलग क्यों है? इसमें क्या ऐसा अलग है जो आप उसको अलग क्राइम बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस दुनिया का क्राइम है ही नहीं। इट इज नॉट अ क्राइम ऑफ द रियल, एक्चुअल, असली, वास्तविक, फिजिकल वर्ल्ड। इस दुनिया का ये क्राइम नहीं है, ये अलग दुनिया का क्राइम है। ये इस दुनिया का क्राइम है, वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, डिवाइस बेस्ड वर्ल्ड, ये इस दुनिया का क्राइम है। और अगर आप कभी ऐसी गलती करो कि ये कोई दुनिया थोड़ी है, ये तो गतिविधि है जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ, अगर आप ऐसी कभी सोचो तो उससे बड़ी गलती आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि ये भी दोस्तों एक दुनिया है, ये गतिविधि नहीं है। अब मैं फोन कर रहा हूँ, बात ही तो कर रहा हूँ, जैसे गतिविधि कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चैटिंग ही तो कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, इट्स जस्ट एक्टिविटी। ऑफ कोर्स इट्स एन एक्टिविटी, पर जब भी आप ये एक्टिविटीज कर रहे हो, आप एक उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हो, और उन एक्टिविटीज करने के दौरान उपकरण के माध्यम से एक दुनिया से आप जुड़ रहे हो, और वो भी एक दुनिया है। जैसे असली दुनिया में भरपूर क्राइम, क्रिमिनल्स, डेंजर्स, चैलेंजेस कितने सारे इस दुनिया में है ना, बहुत सारे हैं, उतने ही शायद इस दुनिया में है, शायद कुछ ज्यादा ही हों। तो सबसे बुरी बात है कि वो दिखते भी नहीं है जब तक बहुत देर ना हो जाए। तब तक तो सब बहुत अच्छा है, मजा है, किसी कोई भी गेम खेल लो, कोई भी पैसा ट्रांसफर कर दो, कोई भी टिकट बुक कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, कोई भी नेटवर्क बना लो, इट इज वेरी गुड, इट्स ऑल फन एंड गेम्स टिल समथिंग गोज रॉन्ग एंड देन यू से अरे ये क्या हो गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। इसलिए हो गया क्योंकि आपने कभी खतरा देखा नहीं,
और आपने देखा नहीं मतलब खतरा नहीं था, खतरा तो था, सिर्फ आपको दिखा नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। वर्चुअल वर्ल्ड में कोई गोली मार के आपकी जान नहीं लेगा, बट शायद आपकी जान फिर भी जा सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने सुना होगा ये डेयर्स एंड चैलेंजेस, एक चैलेंज आया था उसको बोलते थे ब्लू व्हेल चैलेंज, है ना, सुना होगा आपने। कई मासूम बच्चे पूरे दुनिया भर में अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो तो एक खेल खेल रहे थे। अकॉर्डिंग टू देम इट वाज अ गेम। डिड दे नो दैट आफ्टर द 50 days दे विल बी डेड एंड दे विल डाई बाय देयर ओन हैंड्स, सुसाइड? ऐसा सोचा था? नहीं सोचा, खतरा दिखा नहीं, वो तो खेल खेल रहे थे, एंड में दे डाइड। वर्चुअल वर्ल्ड में कोई चाकू लेके आके आपको लूटेगा नहीं, बट आप उससे बुरी तरह लूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं ये अलग दुनिया का अलग क्राइम है, इसलिए इतना बड़ा खतरा है। और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम मैं फिर आप में से पूछ सकते हो कि ये बताइए कि ये आप क्राइम अलग है, ठीक है, मान लिया, अलग दुनिया का क्राइम है, ये भी मान लिया, बट आप तो पुलिस अधिकारी और आपके जैसे पूरी दुनिया में पुलिस अधिकारी क्यों नौकरी करते हैं? लोगों को सुरक्षा देने के लिए, करेक्ट? तो आप इस क्षेत्र में हमें सुरक्षित क्यों नहीं कर सकते? मैं उसका भी जवाब आपको देता हूं। एज ऑफ टुडे हम बेहतर ढंग से आपको सुरक्षित नहीं कर सकते इस स्पेस में। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, इंसान है मतलब क्या? इंसान तो है ही, हम सब जानते हैं, बट मैं आपको बताऊं मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है हम इंसान हैं, हम असली दुनिया में पैदा होते हैं, हम असली दुनिया के लिए पैदा होते हैं। वी आर नॉट बोर्न इन द वर्चुअल वर्ल्ड, वी आर बोर्न इन द रियल वर्ल्ड, वी कनेक्ट टू द वर्चुअल वर्ल्ड। तो जितनी भी हमारी एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन, इंस्टिंक्ट्स, ये सारी चीजें किस दुनिया के लिए बनी है? ये असली दुनिया के लिए बनी है, ये इस दुनिया के लिए नहीं बनी। और अगर हम ये सारी चीजें इस दुनिया में डालने लग जाए, जो हम डालेंगे बाय डिफॉल्ट, बिकॉज वी डोंट रियलाइज दैट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, वी थिंक इट्स एन एक्टिविटी, तो हम ये सारी चीजें जब इस दुनिया में डालेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे एंड कभी ना कभी किसी बहुत बड़ी समस्या का शिकार हो सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं, एक इंस्टिंक्ट हम सब इंसानों में होती है, आप में, मेरे में, सब में है। ये इंस्टिंक्ट क्या है कि जो हमें दिखता है, जो हमें सुनता है, हम उस पर विश्वास करते हैं और उस आधार पर कुछ गतिविधि संचालित करते हैं। किस पे? बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सीन और व्हाट यू हैव हर्ड, बिकॉज यू हैव सीन एंड हर्ड फ्रॉम योर ओन आईज एंड ओन ईयर्स, सो यू बिलीव इट and then you take some action reaction. Okay, this is an instinct for the real world. But suppose आप ये instinct इसमें डालने लग गए कि जो आपको सुना या जो आपको दिखा, आपने उस पर विश्वास किया और किसी गतिविधि को संचालित किया, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मैंने बोला, आप सूनर और लेटर आप कोई गलती करोगे, क्योंकि इस दुनिया में तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है, हर चीज सही नहीं होती है। पर हमारा इंस्टिंक्चुअली पहला रिएक्शन है बिलीफ, और यही सबसे बड़ा आधार है साइबर क्राइम का। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय बिताओ, अपनी मानसिकता को बदलो, चेंज योर माइंडसेट। यू कैन नॉट गो इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड विद द माइंडसेट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। ओके, आई नो इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज माइंडसेट। आपने बोल दिया मैंने बदल दो मानसिकता, अपनी इंस्टिंक्ट बदल दो, अपनी रिएक्शन एक्शन बदल दो। इट्स नॉट दैट इजी, आई नो इट, बट जस्ट बिकॉज इट इज नॉट इजी इट हैज नॉट टू बी डन? नो, just because it is not easy, it still has to be done. This has to be your motto. Okay, otherwise you're asking for trouble. Sooner or later, if you're lucky, nothing's going to happen. But if you're not lucky, then something is going to happen so bad that you will not be able to ever get out of it. And I've seen number of cases like that. So it is, please, it is a thing which you have to do. Okay, now one last thing before I start my presentation. Who is responsible for your security in the real world? In the virtual world rather. वास्तविक दुनिया नहीं, वर्चुअल दुनिया में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? पहले बात करते हैं असली दुनिया में किसकी जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित रखने की? आपकी खुद की। सबसे पहले हमारी खुद की जिम्मेदारी। सुबह से लेकर रात तक हम कुछ करते रहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, छोटे छोटे सही प्रयास, बट सुरक्षा के प्रयास नहीं है। बिना किसी के बोले, बिना सोचे हम करते रहते हैं, हमारे सिस्टम का पार्ट है। घर से बाहर जाएंगे, घर में ताला लगाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे, किसी शहर में जाएंगे तो अनजान से बात नहीं करेंगे, रात में कहीं जाएंगे तो सूनी गली में नहीं घुसेंगे। ये क्या है? ये सारे सुरक्षा के उपाय हैं जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। करेक्ट, हम करते हैं, हमारा परिवार प्रयास करता है हमारी सुरक्षा के, हमारा समाज प्रयास करता है, हमारी पुलिस प्रयास करती है, सरकार प्रयास करते हैं, कितने सिस्टम, कितने इंडिविजुअल, आप खुद अपनी सुरक्षा के प्रयास सुबह से लेकर रात तक करते हो। इसका मतलब क्या है? सारे अपराध खत्म हो गए, सारे क्रिमिनल चले गए? नहीं, इन सारे सिस्टम्स, इन सारे इंडिविजुअल्स, आपके खुद के प्रयासों के बाद हर प्रकार का अपराध अभी भी होता है, हर प्रकार के अपराधी अभी भी रहते हैं रियल वर्ल्ड में। अब वर्चुअल वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम, कौन सा पर्सन आपको सिक्योरिटी देता है या आपकी सुरक्षा के प्रयास करता है? जरा सोचिए। मैं हमेशा बोलता हूँ वर्चुअल वर्ल्ड एक साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है, एक व्यक्ति और उसके डिवाइस के बीच का क्राइम, साइबर क्राइम। अब आपके और आपके डिवाइस के बीच में कौन आता है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा सिस्टम आपको सुरक्षित रखने के लिए? सोचिए। एक एग्जाम्पल, फेसबुक कोई भी कर सकता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। मैं सपोज एक 16 साल की लड़की बन जाऊं और एक प्रोफाइल बना लूं,
कोई मेरे को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है एज ऑफ टुडे नहीं है। तो मैंने एक 16 साल की लड़की बन के किसी को भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया आपने से, आपके सामने क्या दिखेगा? 16 साल की लड़की। पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा इंसान होने के नाते? विश्वास की 16 साल की लड़की दिख रही है तो 16 साल की लड़की होगी। चलो गलती से सही आप में से कोई एक्सेप्ट बटन दबा दे, और दबाया किसने? आपने खुद दबाया। मैं नहीं आया आपको वहां पे धमकाने या आपको डराने। अरे एक और क्राइम, डेबिट कार्ड फ्रॉड। किसी को फोन आता है और वो उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हैं क्राइम करने के लिए ऑफ कोर्स, और कई लोग वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं गलती से सही, बट देता कौन है? विक्टिम खुद देता है। एक और अपराध, मेरे को अगर आपके डिवाइस को कंट्रोल करना है तो मेरे को आपको एक वायरस भेजना है। वायरस इज मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट? ये दुनिया सॉफ्टवेयर पे चलती है। तो मैंने आपको एक वायरस भेजा, सपोज उस पे नीचे लिख दिया ये वायरस है, इसको डाउनलोड कर लो। आप करोगे? आप नहीं करोगे। तो मैं तो आपको ऐसी चीज भेजूंगा जो आप डाउनलोड करोगे, और गलती से मेरा वायरस उसके साथ डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। मैं तो आपको वही दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते हो, वायरस थोड़ी दिखाऊंगा। तो आपने उसको गलती से डाउनलोड कर लिया, पर उसका डाउनलोड का बटन दबाया किसने? आपने खुद दबाया। तो मैं जब ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ कि गलत बटन दबा के गलत डाउनलोड करके एक वायरस हम अपने डिवाइस में डाल देते हैं। आप ही गलत व्यक्ति से बात करके सारी जानकारी उसको दे देते हैं। आप ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके कितना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। तो जब सारी गलतियां आप ही कर या हम ही कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमें कौन बचा सकता है? कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ सब करोड़ों लोग जो दुनिया में वर्चुअल वर्ल्ड यूज कर रहे हैं उसके साथ 24 घंटे बैठे रहे और उनको ये गलतियां करने से रोके? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। ऐसा कोई सिस्टम है जो आपके और आपके डिवाइस के बीच में आके आपको ये गलतियां करने से बचाए? ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। तो जब ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, तो फिर बताइए आपको कौन बचा सकता है साइबर वर्ल्ड में? आपको आपका जवाब मिल गया, आप ही अपने आप को बचा सकते हो और कोई नहीं। और ये बताइए आप अपने आप को बचाओगे कब? आप अपने आप को तब बचाओगे जब आप चीजों के बारे में जानोगे, है ना? जानकारी होना तो बहुत जरूरी है। जानना, समझना, पढ़ना, लिखना, मैंने आपको पहले बोला जानकारी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जानकारी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट। जानकारी होने के बाद उसके संबंध में कुछ करना भी है ना? जानकारी होना इज नॉट ओनली इनफ। जानकार होके करना, नोइंग एंड डूइंग, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज जागरूकता। ओनली नोइंग इज नॉट जागरूकता। लोग गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें मालूम है इन चीजों के बारे में तो हम जागरूक हैं। नहीं, आप जागरूक नहीं है। आप जानकारी रखते हो पर आप जागरूक तब बनोगे जब आप कुछ करोगे उस संबंध में। हेलमेट पहनना तो सब जानते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा है जब टू व्हीलर चलाते हैं। मास्क पहनना सब लोग जानते हैं अब कि अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कई लोग नहीं पहनते। तो जानकार तो है, जागरूक नहीं है। इसलिए जागरूकता ही आपका एक हथियार है जो आपको वर्चुअल दुनिया में सिक्योरिटी दे सकता है। मैंने आपको पहले बोला था, मैंने उसको प्रूव कर दिया। जागरूक होना मतलब जानना और करना। तो आप भी जागरूक होइए, जानिए चीजों को और फिर करिए उसके बारे में कुछ। और कब करिए? हर बार करिए, कभी कभी नहीं। तो साइबर सुरक्षा मैंने ये भी देखा है, लोग कभी कभी सुरक्षित व्यवहार करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। अगेन बिकॉज दे डोंट सी द डेंजर। ऐसा नहीं करना। सुरक्षा कोई नहीं होती जो कभी कभी की जाए। कभी कभी घर से बाहर गए, ताला लगाया, कभी कभी घर से बाहर गए, खुला छोड़ दिया। ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते। दैट्स जीरो सिक्योरिटी। आई ऑलवेज से सिक्योरिटी इज अ हैबिट, नॉट अ चॉइस। विकल्प नहीं है, ये आदत है। तो ये आदत डालिए, जानिए, करिए, हर बार करिए, और फिर ही आप साइबर क्षेत्र में सुरक्षित रह पाओगे। ओके, जस्ट गिव मी 5 seconds, I'll put on my presentation. आपको दिख रही है प्रेजेंटेशन? यस सर। दिख रही है ना? यस सर। तो देखिए, पूरा शेयर करूंगा स्क्रीन, तब दिख रही है क्या? यस सर, दिख रही है। दिख रही है प्रेजेंटेशन? यस सर, बिल्कुल दिख रही है। तो ये आगे जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सर फुल प्रेजेंटेशन नहीं है, जो आपका पीपीटी का पेज है वो पूरा दिख रहा है सर। अदर स्लाइड्स आर आल्सो विजिबल सर। Can you see one slide now? Black Ribbon Initiative. No, यस sir. सर। Can you see the next slide now? अगली स्लाइड दिख रही है कि वही स्लाइड दिख रही है पहली वाली? पहली वाली दिख रही है सर। चलो ठीक है, अब दिख रही है सर सेकंड वाली। ऐसे करते हैं अपन। एक मिनट की, there is some problem in Google Meet is not a ये प्लेटफॉर्म होता है वेबिनार्स के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म होता है जनरली फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस। बट एनीवे इसमें प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एनीवे मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिख रही होगी ये ब्लैक रिबन इनिशिएटिव के अंतर्गत हम लोग एक साथ हैं। ये मेरा इनिशिएटिव है जिसके लिए मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने 500 से अधिक एक्चुअल सेशंस करे हैं अवेयरनेस के, और पूरी उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सेशंस करे हैं ट्रेनिंग के और बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए। इसका मैंने बहुत करे हैं,
बट इसका मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसी में अपन एक साथ हैं। ब्लैक रिबन इनिशिएटिव, दिस इज फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। पहले मैं पूरी देश में घूमता था जब मेरे पास समय होता था, ऑफ कोर्स, और जब ये पेंडेमिक से पहले, और सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को तक संदेश सुरक्षा का पहुंचाता था। ऑफ कोर्स लाइव कांटेक्ट इज बेस्ट कांटेक्ट, इंसान है हम लोग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज, एक्सपीरियंस शेयरिंग, बहुत सारी चीजें होती है जब रूबरू हम एक साथ होते हैं। सेंट्रल स्कूल में भी मैं शायद आया था, आई डोंट नो नंबर 2 है कि दूसरा है कोई, बट आई हैव डन अ सेशन हियर, आई हैव डन इट इन मऊ आल्सो, कोई सेंट्रल स्कूल वहां भी है। तो पर अब उस समय नहीं है, अब वेबिनार बेस्ड मैंने बनाया है, क्योंकि इट वाज स्टे एट होम टाइम, लॉकडाउन आता था, लॉकडाउन कभी रहता था कभी नहीं, तो इसीलिए ये मैंने वेबिनार बेस्ड संपर्क अभियान प्रारंभ किया, और उसमें भी 150 से ऊपर मेरे हो गए हैं, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा जहां तक मेरा ख्याल है। पर इसका क्या होता है, इसका रीच बहुत है, वेबिनार बेस्ड अप्रोच में रीच बहुत ज्यादा होती है। मैंने पूरी दुनिया में वेबिनार्स किए ड्यूरिंग दिस टाइम, जापान में, मलेशिया में, थाईलैंड में, यूएई में, यूके में, मैंने कई जगह करे हैं। कुछ समय पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ऐप है नमो ऐप, उसके प्लेटफॉर्म में आया, तो एक साथ 1.5 लाख लोगों ने वो संबोधन सुना। तो इतनी रीच कभी लाइव प्रोग्राम में नहीं होती, बट सबका अपना अपना फायदा है और सबका अपना अपना थोड़ा कमी भी है। बट एनीवे, संपर्क अभियान के तहत अपन लोग एक साथ हैं, बिकॉज इस समय है लॉकडाउन का, जैसे मैंने बोला, और अभी लॉकडाउन तो नहीं है, बट फिर भी स्टे एट होम रहते हैं, थोड़ा दूर रहने का है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट। सो आई से इस समय में जो पेंडेमिक जब से आया है तब से जो मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हुई हैं, जो कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्ट हुआ है, इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हुई है, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब नीचे आए हैं। एज अ रिजल्ट जो ये ट्रेडिशनल क्राइम होता है उसमें कमी आई है, बट साइबर क्राइम में दूसरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि मैं बोलता हूँ ट्रू स्टे एट होम क्राइम साइबर क्राइम है ना। तो साइबर क्राइम क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम स्टे एट होम मोड में हैं। साइबर क्राइम का क्या है कि आप जो व्यक्ति इसको घटित करता है उसको कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, घर बैठे बैठे क्राइम कर सकता है, और जो व्यक्ति इसका शिकार होता है उसको भी कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, वो भी घर बैठे बैठे शिकार हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट इस टाइप के सिचुएशन में, पेंडेमिक में, स्टे एट होम जब नारा है, तब आज के स्टे एट होम क्राइम इस साइबर क्राइम इसलिए बहुत तेजी से बढ़ा है, और आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि साइबर वर्ल्ड का उपयोग बढ़ने वाला है। इसीलिए हमको इसके बारे में जानना है, पहचानना है, फिर कुछ करना है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी के जो आपको जानने चाहिए, और उसके बाद में कुछ साइबर क्राइम के बारे में अपन बात करेंगे जो युवाओं और बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। फिर अगर आपके कोई प्रश्न है, समय है, तो अपन उसको भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली एक एक करके आना था ये, बट बिकॉज ये सारा एक साथ प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये सारी पांचों एक साथ खोलिए। बट एनीवे, पहली चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि साइबर वर्ल्ड होता क्या है। व्हाट इज साइबर वर्ल्ड, व्हाट इज साइबर स्पेस, डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इनकी परिभाषा दो, तो शायद आप मेरे को परिभाषा ना दे पाओ। मेरे को भी ऐसी कोई परिभाषा है नहीं मालूम, अगर कोई होगी भी तो बहुत लंबी चौड़ी होगी, हमको उसमें नहीं पढ़ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्पेस में, इस वर्ल्ड में हम करते क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। उसके बाद उन उपयोगों को एक साथ ले लो, तो दैट इज द साइबर वर्ल्ड। ये वो 5 उपयोग हैं जो साइबर वर्ल्ड में मुख्य तौर पे साइबर वर्ल्ड के जो उपयोग हैं। छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बट अगर आप उनको ग्रुप करो तो इनमें से कहीं वो फिट हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं। इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है आज की साइबर वर्ल्ड का, वो है इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए। जिस युग में हम रह रहे हैं, इट इज कॉल्ड सूचना का युग। आज का एज इज इंफॉर्मेशन एज। पहले एग्रीकल्चरल एज, फिर इंडस्ट्रियल एज, अब इट इज इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ये 90s में हुई और अर्ली 2000 में हुई, अब वो खत्म हो गई। अब हम सब लोग एक युग में रह रहे हैं जिसका नाम है सूचना का युग। तो जिस युग का नाम ही सूचना का युग है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ही सूचना है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज सूचना है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा सूचना, इंफॉर्मेशन आप रखोगे और जितनी स्मार्टली उसको आप यूज करोगे, उतने ज्यादा आप सफल भी होगे, उतने ज्यादा आप सुखी भी होगे, उतने ज्यादा आप सुरक्षित भी होगे, उतने ज्यादा आप सब कुछ होगे। बिकॉज इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज एज। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर ने 70 के दशक में या अर्ली 80s में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द फ्यूचर शॉक। उसमें उन्होंने एक फ्रेज पॉइंट किया था, इंफॉर्मेशन इज पावर। मेरे को लगता है आज से 40 साल पहले लोग हंसते होंगे उनपे कि ये क्या बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज पावर, मनी पावर, मसल पावर, एनर्जी पावर तो सुना, ये इंफॉर्मेशन इज पावर क्या होता है।
बट आज जो उस व्यक्ति ने बोला था 40 साल बाद वो सिद्ध हो गया। इंफॉर्मेशन आज सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, सब चीज के लिए। तो जब इंफॉर्मेशन सबके लिए सबसे बड़ा पावर है आज के युग में, तो आज के युग के क्रिमिनल के लिए भी सबसे बड़ा पावर क्या है? वो भी इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन? आपकी इंफॉर्मेशन। जितनी ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन उस गलत हाथ में पहुंच जाए, उस साइबर क्रिमिनल के हाथ में पहुंच जाए, उतनी सफलता से वो आप पे अपराध कर देगा। There is no doubt. मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, just estimate, this is no research figure, पर मेरा नाम वरुण कपूर, मेरा काम इंडियन पुलिस सर्विस, अगर ये 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लीक करके गलत हाथ में पहुंच जाए तो हो सकता है, मान लीजिए वो व्यक्ति मेरे पे 5% सफलता से अपराध कर दे, ठीक है। अब उनको पता चल जाए कि मेरा फोन नंबर, तीसरी इंफॉर्मेशन, तो शायद उसकी सफलता का दर बढ़ के 15% हो जाए। अब उसको मालूम चल जाए कि मैं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्य करना मेरा पसंद है, तो चौथी इंफॉर्मेशन हो सकता है उनके सफलता का दर बढ़ के 25% हो जाए। अब उसको और पता चल जाए कि मेरी हॉबी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, 5वीं इंफॉर्मेशन, तो उसकी सफलता का दर और बढ़ जाएगा। ऐसे जाता है, जितनी आपकी इंफॉर्मेशन लीक होकर गलत हाथ में पहुंचे, उतनी सफलता से आपके ऊपर क्राइम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बताइए, ये इंफॉर्मेशन जो लीक होती है और गलत हाथ में पहुंच के आधार बनती है साइबर क्राइम का आपके ऊपर, वो इंफॉर्मेशन ऐसे तत्वों को देता कौन है? इसका जवाब भी शायद आपको मिल ही गया होगा। वो इंफॉर्मेशन ज्यादातर आप और हम खुद ही देते हैं। We are the biggest source of information which becomes the base of cyber crime on us. Right? 24 hours हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन लीक करते रहते हैं, कुछ भी फोन पे बात करते रहते हैं, कुछ भी फॉरवर्ड, शेयर, लाइक, पोस्ट करते रहते हैं 24 घंटे बिना सोचे कि कौन इसको क्या देख रहा है, कौन इसका क्या उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है। हम लगे रहते हैं इंफॉर्मेशन लीक करने में, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी चिंता के, ठीक है। तो अगर हम ही वो सोर्स हैं सबसे बड़ा, जो आधार बनती है साइबर क्राइम का हमारे ऊपर, वी आर द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन व्हिच बिकम्स द बेस ऑफ साइबर क्राइम ऑन अस, देन प्लीज टेल मी हु कैन सिक्योर दिस इंफॉर्मेशन फॉर अस? दैट इज ऑल्सो नोबडी बट अस। आप ही अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हो, जो जब लीक होती है तो आधार बनती है आपके ऊपर साइबर क्राइम का। मैंने आपको बोला, आपके और आपके डिवाइस के बीच का खेल है। कोई आपकी इंफॉर्मेशन आपके अलावा सिक्योर नहीं रख सकता बेहतर ढंग से, जो आधार बन जाएगी बाद में साइबर क्राइम का आपके ऊपर। मैं अगर आपको आज बोलूं कि फेसबुक बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, और आप मेरी बात मान लो और ये कर दो, तो ऑब्वियसली आपके पॉइंट्स ऑफ लीकेज कम हो जाएंगे और आपकी सुरक्षा की श्रेणी में सुधार आ जाएगा, साइबर सुरक्षा की श्रेणी में। वो तो सही है, बट आप ऐसा करोगे क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको ऐसा सुझाव दूंगा भी नहीं, ये कोई साइबर सुरक्षा का सुझाव है भी नहीं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप जरूर करिए, बिल्कुल करिए इनका उपयोग, बट ध्यान से करिए। किसके साथ शेयर करना, कितना शेयर करना, कब शेयर करना, शेयर करना कि भी नहीं करना, दैट इज मीन्स व्हाट? योर इंफॉर्मेशन। ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे। और फिर जब डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बारे में कुछ करोगे भी, है ना। और कब से स्टार्ट करोगे आप इसको? आप आज से स्टार्ट करोगे, आज से भी नहीं, अभी से स्टार्ट करोगे। अगर करते हो वेरी गुड, और अच्छे से करो, पर अगर नहीं करते हो, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू, वो दरवाजा तो खुला है, बस आप इंतजार में हो कि कोई अंदर घुसे, और अगर कोई अंदर घुस गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द बेस, फाउंडेशन, नींव होती है वो साइबर सिक्योरिटी। जैसे अवेयरनेस की होती है साइबर सिक्योरिटी की, वैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द बेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नींव है वो साइबर सुरक्षा का। किसकी सुरक्षा? आपकी सुरक्षा। और कौन सुरक्षित रखेगा? वो इंफॉर्मेशन जो आप खुद लीक करते हो 24 घंटे, आप ही कर सकते हो। तो उसको जल्द से जल्द प्रारंभ करिए, अभी से करिए करना, उस बारे में सोचिए और फिर कुछ करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन को बंद कर दो, कुछ नहीं, वो तो आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट ध्यान से तो करिए। मेरे पास लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्लीज स्विच ऑफ द माइक, बाकी लोग मेरे पास लोग आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर ये बैंक्स एंड ऑल द कंपनीज इतनी सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के बारे में गैदर करके स्टोर करते हैं, और कभी कभी उनके सर्वर हैक भी हो जाते हैं। आपने अभी सुना होगा एयर इंडिया का सर्वर हैक हो गया, 10 साल के कस्टमर इंफॉर्मेशन लीक हो गई, आपने सुना होगा। तो कितना बड़ा खतरा होता है कस्टमर्स के लिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। होता है, क्यों नहीं होता है, एग्री विद यू। फिर कोई लोग बोलते हैं कि सरकार भी कितना सारा डेटा एकत्रित करके नागरिकों के बारे में, आधार कार्ड डेटाबेस, आरोग्य सेतु ऐप डेटाबेस, इतने सारे उनके पास डेटाबेसेस हैं, सपोज वो हैक हो जाएं तो कितना ज्यादा डेंजर होगा सिटीजन्स की सिक्योरिटी पे। ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा,
बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, चाहे बैंक्स हो, चाहे एयरलाइंस हो और सरकारें हैं, ये अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती हैं तो वो एक कारण से रखती हैं, और वो कारण है आपकी भलाई। वो मजे के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं करते ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो एक कारण से करते हैं, आपकी भलाई के लिए करते हैं। और फिर जहां पे भी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो उन्होंने आपकी भलाई के लिए कलेक्ट करी है, वो बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाते हैं उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए। बेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, बेस्ट एआई एल्गोरिदम्स, बेस्ट फायरवॉल्स जो भी उनके पास उपलब्ध हैं, वो लगा के आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर जहां पे करी है आपकी भलाई के लिए, उसको सिक्योर रखने का प्रयास करते हैं। कृपया करके उनको अपनी काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए, जो है कि अपनी इंफॉर्मेशन जो आप लीक करते हो 24 घंटे, उसको सिक्योर रखना प्रारंभ करिए, और वो अभी से करिए। तब आपके सुरक्षा की श्रेणी में डेफिनेटली सुधार आएगा। नहीं तो जैसे मैंने बोला, दरवाजा खुला है। कमर्शियल एक्टिविटी, ये दूसरा उपयोग है साइबर वर्ल्ड का। ये आप जानते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट्स, ट्रांसफर्स, बुकिंग्स, बहुत बड़ा उपयोग साइबर वर्ल्ड का है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। तीसरा उपयोग भी लिखा है कम्युनिकेशन, संवाद, संपर्क का बहुत बड़ा यूज साइबर स्पेस है। टेलीफोन मतलब मोबाइल से कांटेक्ट करना, एसएमएस करना, ईमेल करना, मतलब बहुत बड़ा संवाद संपर्क का साधन साइबर स्पेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ भी में लिखा है सोशल नेटवर्किंग। ये भी आप जानते हैं, सोशल नेटवर्क बनाना, ये भी बहुत बड़ा उपयोग है साइबर स्पेस का। यहाँ मैं 2 मिनट रुकूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बतानी है। इसलिए देखिए, साइबर वर्ल्ड में हमेशा बोलता हूँ डबल एज्ड वेपन है, दो धारी तलवार। रियल इस दुनिया में अगर आप कोई गलती करोगे, आप किसी अपराध का शिकार हो सकते हो, करेक्ट। वर्चुअल दुनिया में अगर आप गलती करोगे तो आप किसी अपराध का शिकार तो हो ही सकते हो, बट गलती से गलती करके आप खुद भी साइबर अपराधी बन सकते हो, डबल एज्ड। इसीलिए जितने केसेस मैंने इस प्रकार के देखे हैं, जब लोगों ने गलती से गलती करके अपराधी बन बैठे, मैंने जितने देखे हैं, मैंने जितने डील करे हैं, उसका उनका एक ही कारण आया है सामने गलती से गलती का, कि लोग कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में फर्क नहीं समझे और उस प्रकार से गतिविधि कर दी और गलती करके अपराधी बन गए। देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में फर्क नहीं समझोगे तो आप गलती कर रहे हो, करेक्ट। और इसके आधार पर अगर आपने कोई गतिविधि वर्चुअल वर्ल्ड में कर दी जो गलती की श्रेणी में आती है, तो आपने एक्चुअली गलती से गलती करी है। पर दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा कानून का रखवाला भी नहीं है जो आपको बोलेगा ठीक है आपने गलती से गलती करी और देश के कानून को तोड़ दिया, कुछ नहीं होता, सॉरी बोल दीजिए क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं था, अगली बार मत करना। ऐसा नहीं होता। अगर आपने गलती से गलती करी तो वो भी गलती होती है और आपको उसकी सजा मिलती है। फिर नहीं चलता ये बोल के कि मेरे को तो मालूम नहीं था। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर करिए, बिकॉज ये कम्युनिकेशन नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। देखिए, गलती से गलती आप कब नहीं करोगे, पहले ये बताओ। पहले तो आप तब नहीं करोगे जब आप देश का कानून अगर जान जाओ। इस देश का कानून साइबर क्राइम के लिए है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। या तो उसमें क्या लिखा है एक एक चीज आप जान जाओ ताकि आप वो गलती से गलती ना करो। पर बच्चों के लिए, कई वर्गों के लिए कानून जानना जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप वो कानून अभी नहीं जान सकते तो ये फर्क समझ जाओ कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में, ताकि आप वो गलती से गलती ना करो। अब फर्क क्या है? कम्युनिकेशन सिर्फ उनके साथ होता है जिनको आप जानते हो या जिनसे आप कम्युनिकेट, संवाद, संपर्क करना चाहते हो, कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्किंग दूसरी तरफ दुनिया में किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ उस व्यक्ति के पास इंटरनेट का शायद एक्सेस होना चाहिए। आप उसको जानते भी ना हो, आप उससे संपर्क संवाद करना भी ना चाहो, पर फिर भी आप उनके संपर्क में आ जाओगे। ये होती है सोशल नेटवर्किंग, और ये बहुत बड़ा फर्क है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। मैं सपोज किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, धर्म, समुदाय, जाति, वर्ग, किसी के खिलाफ भी मैं सपोज कुछ बोल रहा हूँ मतलब फोन पे की ऐसी बातें किसी को कर रहा हूँ, ईमेल करके बातें बता रहा हूँ, या 10 लोगों को अपने पास बिठा के ऐसी बातें कर रहा हूँ। ये होती है कम्युनिकेशन। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले मैं इन लोगों को जानता हूं, तभी तो मैं इनसे फोन कर सकता हूं, बुला के बात कर सकता हूं या ईमेल कर सकता हूं। आई नो देम। सेकंड इज दैट एक्चुअली आई मे बी वांटिंग टू टेल देम दीस थिंग्स। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, तभी तो मैं ईमेल कर रहा हूं, फोन कर रहा हूं और बातें कर रहा हूं, एक्चुअली बताना चाह रहा हूं उनको। और तीसरी चीज ये है कि ये मेरे जान पहचान के लोग हैं, हो सकता है मेरी बातों से सहमत हो, मेरी विचारधारा के होंगे, ठीक है आपने सही बोला, ये व्यक्ति बहुत खराब है, ये संस्था बहुत खराब है, हो सकता है मेरे से सहमत हूं। ये है कम्युनिकेशन। और सपोज ये सेम चीज मैं वर्चुअल वर्ल्ड में लाइक, शेयर, फॉरवर्ड या पोस्ट कर दूं, फिर क्या होगा? फिर तो ये गोल घूम के किसी के पास भी जा सकती है। कि ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गई जो मेरी बातों से सहमत नहीं है, बोलेगा नहीं आई डोंट एग्री विद यू। और सपोज वो मेरी बात जो मैंने लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, पोस्ट करी है उसको रिपोर्ट कर दे, और जो मैंने किया है वो इस देश के कानून के विपरीत है, फिर क्या होगा? मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने थोड़ी तुम्हें बताना चाहता था, गलती से बोले भूल जाओ, सॉरी। ऐसा नहीं होगा।
फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग के फर्क समझे बिना इररिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूं पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि दुनिया में समाज, दुनिया में देशों में विघटन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि लोग इसके फर्क नहीं समझ रहे और हर प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर करिए और इस प्रकार से खुद भी खुश रहिए, चैन से रहिए, समाज और कम्युनिटी को भी चैन से रहने दीजिए और अपने देश को भी प्रगति करके खुशी से चैन से रहने दीजिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये भी एक केस बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। खंडवा एक जिला है मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं। उधर कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ फेसबुक पे चीजें अपलोड कर दी। एज अ रिजल्ट खंडवा में दंगे हो गए, कई लोगों की जान चली गई, बहुत दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, बहुत परेशानी हुई लोगों को। हमने फेसबुक को लिखा कि हमें आईपी एड्रेस बताइए। आईपी एड्रेस होता है डिजिटल फुटप्रिंट, उसके बारे में आगे भी बात करूंगा कि डिजिटल फुटप्रिंट बताइए जहां से ये जनरेट हुआ है पोस्ट, ताकि हम उस व्यक्ति तक पहुंच सके। फेसबुक ने हमें वापस लिखा कि ये हमारा सर्वर यूज नहीं हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से ये पोस्ट हुआ है, तो हम आपको आईपी एड्रेस नहीं बता पाएंगे। वो व्यक्ति जिसने ये किया था वो सोचता था शायद कि वो बहुत स्मार्ट है और नई टेक्नोलॉजी लाएगा, प्रॉक्सी सर्वर जैसे पकड़ा नहीं जाएगा, बट ये संभव नहीं है। मैं आपको आज बता दूं, आप सब युवा बच्चे हो, कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई किसने? पहली बात पे टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई है ना। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ट्रेस नहीं हो सकती और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो ट्रैक नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है, इसको आप गांठ बांध लेना और इसको हमेशा मन में रखना। कोई किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बोलने से या अपने ओवर स्मार्टनेस से ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तो कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज कर ली। ऐसी कोई समय लग सकता है, बट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो ट्रैक ट्रेस नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा हथियार उनका अपना दिमाग है। आप अपने दिमाग से हमेशा चलना जिंदगी में, नहीं तो गलती कर किसी और के बहकावा में आ गए या ऐसी सोच लिया कि मैं बिना दिमाग लगाए कि मैं ऐसा करूंगा तो या करूंगी तो कुछ नहीं होगा, तो ये गलती कर जाओगे। तो अपने दिमाग को हथियार बनाओ। मैंने आज आपको बता दिया कोई टेक्निक टेक्नोलॉजी नहीं है जो ट्रैक ट्रेस नहीं हो सकती, उसको एक्चुअली मानो और फैक्ट बना के उसके आधार पे चलो। एनीवे, इस व्यक्ति ने सोचा होगा कि ये नहीं पकड़ा जाएगा, पर पकड़ा गया। हमने उस प्रॉक्सी को लिखा, वो प्रॉक्सी थी स्लोवाकिया की। उनको हमने घटनाक्रम बताया, उन्होंने हमको आईपी एड्रेस दिया, वो व्यक्ति पकड़ा गया, खंडवा का ही निवासी था। मैंने उससे बात नहीं करी पकड़ने के बाद, पर क्यों लिखा होगा नहीं, उसने क्यों ऐसी गतिविधि करी होगी। अगर आप सोचो तो आपको लगेगा हो सकता है जैसे अपनी महानता दिखाने के लिए, अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए, अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए या किसी और के बहकावे में आके ऐसा कर दो। छोटे से इंपल्स के कारण उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, ये सोच के मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। पकड़ा भी गया, फिर उसका ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद उसको सजा हुई। पता है आपको कितनी सजा हुई? उसको सजा हुई आजीवन कारावास इस गतिविधि के लिए। क्यों? क्योंकि उसका देश का कानून भी नहीं मालूम था शायद। हमारे आईटी एक्ट में एक धारा है 66F, साइबर टेररिज्म। इस साइबर के माध्यम से आप कोई भी ऐसी चीज ट्रांसमिट करोगे जिससे समाज में आतंक फैल जाए तो आप साइबर टेररिज्म के दोषी हो, और वो दोषी पाया गया और उसकी सजा है आजीवन कारावास। वो कारावास आजीवन बिता रहा है। अब ये बताइए कि अगर उसको पहले मालूम होता कि मैं पकड़ा जाऊंगा पहली बात, तो जब पकड़ा जाऊंगा तो ये मेरे को सजा होगी, तो जिंदगी भर जेल में बितानी पड़ेगी, तो ऐसा करता? अगर यहाँ कुछ मैटर है, ग्रे मैटर, तो शायद नहीं करता। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आई डोंट नो, बट अगर होता समझदार या अकलमंद तो नहीं करता। करा क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में फर्क नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि ये कम्युनिकेशन है। इसलिए आप इसको पहले समझिए, जानिए, पहचानिए और रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर करिए, नहीं तो आपको ऊपर कोई ऐसा विपदा ना आ जाए। उससे बचने के लिए यही तरीका है। अच्छा, लाइकिंग, शेयरिंग, फॉरवर्डिंग, पोस्टिंग में बार बार बोल रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि मैंने कोई कंटेंट पोस्ट किया, मतलब अपलोड किया या होस्ट किया, तो मेरा कंटेंट है। अगर वो देश के कानून के खिलाफ है तो चलिए मान गए आपकी बात की, हमें मेरे को सजा हो सकती है, करेक्ट। बट लाइकिंग, शेयरिंग, फॉरवर्डिंग में क्यों होती है? वो तो किसी और का कंटेंट है, मैं तो सिर्फ लाइक शेयर फॉरवर्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर मेरी क्या गलती? इसलिए गलती है क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है। कानून में कीवर्ड है ट्रांसमिशन। ये वर्चुअल वर्ल्ड में या साइबर वर्ल्ड में आप कोई भी ऐसी ट्रांसमिट करोगे, ऐसी चीज जो ऑब्सीन है, अश्लील या इलीगल है, अवैध, तब फिर आप एक अपराध कर रहे हो। अभी ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है कोई अपनी चीज आप अपलोड करो, पोस्ट करो, होस्ट करो, आपने ट्रांसमिट किया, ओके। बट जब आप लाइक, शेयर और फॉरवर्ड कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो? आप किसी और के कंटेंट को आगे ट्रांसमिट कर रहे हो। तो अगर वो ओरिजिनल कंटेंट इलीगल या ऑब्सीन था, उसको आगे ट्रांसमिट करके आप उस अपराध का पार्ट बन गए, तो ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा कंटेंट नहीं था तो मैं क्यों दोषी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, लाइकिंग, शेयरिंग, फॉरवर्डिंग एंड पोस्टिंग शुड बी डन रिस्पॉन्सिबली। अब लास्ट है एंटरटेनमेंट। इसका यूज आप जानते हैं, मूवीज, गेम्स एंड सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। ये 5 चीजें जब आप कर रहे हो किसी डिवाइस के माध्यम से कर रहे हो, तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में समय बिता रहे हो। कितना बिता रहे हो ये भी मैं बता देता हूँ।
मैंने एक रिसर्च करी थी, अभी लगभग 4 साल पुरानी हो गई, इंदौर में करी थी रिसर्च। 4 साल पुरानी, मतलब इसमें फिगर्स में बहुत बदलाव आया होगा, एक्सपोनेंशियली चेंजिंग वर्ल्ड ही आप जानते हो, बट फिर भी एक आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। ये रिसर्च 4 साल पुरानी मैंने इंदौर शहर में करी थी। 2 ग्रुप बनाए थे, एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स 10th 11th 12th कहीं जैसे आप में से कुछ, और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जो इंदौर के कॉलेज में पढ़ते थे। अब उसकी मैंने रिसर्च का बेस था कि आप कितना समय एक दिन का वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हो। तो स्कूल हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फिगर था 22%, एक दिन का समय वर्चुअल वर्ल्ड में। कॉलेज स्टूडेंट्स का समय जो आया था वो था 29.8%, मींस नियरली 30% समय एक दिन का वर्चुअल वर्ल्ड में 4 साल पहले। तो आप अब ये 30% बढ़ के 50% हो गया हो, मेरे को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत तेजी से बदल रही है दुनिया, और ये पेंडेमिक के समय और इसका उपयोग बढ़ गया है। इसलिए हम सभी लोग एक तरीके से आधी जिंदगी, 50% बोला ना मैंने, आधी जिंदगी वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हैं। अभी बताइए, आधी जिंदगी वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हो, सुरक्षा के बारे में क्या कर रहे हो? अपनी इंफॉर्मेशन सोच समझ के सिक्योर रख रहे हो? कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग में फर्क समझ के रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर कर रहे हो? माइंडसेट बदलना एंड ऑल दैट, वो जो मैंने पहले बातें करी, वो हो रहा है क्या? हो रहा है, वंडरफुल, डू इट इवन बेटर। नहीं हो रहा है तो डू इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर इट इज टू लेट। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में बोलना जरूरी है, बिकॉज इसी से हम अपराधी तक पहुंचते हैं, हम मतलब पुलिस, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इसके बारे में ध्यान दे सकें। डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे असली दुनिया में सबसे अच्छा सबूत क्या है? ये है, दैट इज फुट फिंगरप्रिंट। सबसे अच्छा सबूत क्यों? क्योंकि यूनिक है। डिजिटल फुटप्रिंट की सबसे अच्छा सबूत इसलिए है क्योंकि ये भी यूनिक है। किसके लिए यूनिक है? दिस इज यूनिक, ये होता है, फिंगरप्रिंट इज यूनिक टू पर्सन। डिजिटल फुटप्रिंट इज आल्सो यूनिक एज आई सेड, पर डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट वो डेटा होता है जो आप पीछे छोड़ जाते हो जब आप कोई भी गतिविधि करते हो वर्चुअल वर्ल्ड में, दैट इज योर डिजिटल फुटप्रिंट। अब वो भी यूनिक होता है, मैंने बोला, पर किसको यूनिक होता है? यूनिक टू द यूजर, क्योंकि वो जो डिजिटल वो जो डेटा है वो डिवाइस जनरेटेड डेटा है, ये डिवाइस बेस्ड वर्ल्ड है। तो उस डिवाइस के यूजर के लिए वो डिजिटल फुटप्रिंट यूनिक होता है। हो सकता है मेरे पास 2 मोबाइल फोन हो, मेरे 2 डिजिटल फुटप्रिंट बनेंगे, बट दोनों मेरे से संबंधित होंगे क्योंकि सिम कार्ड मेरे नाम से इशू हुआ है, राइट? तो इसीलिए इनडायरेक्टली पर्सन को वो यूनिक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट बेस्ट एविडेंस बिकॉज इट इज यूनिक टू द पर्सन, digital footprint best evidence because it is unique to user and indirectly to the person. Okay, so but according to me it is even stronger evidence than fingerprint. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? सपोज मैं ग्लव्स पहन के कहीं चले जाऊँ तो क्या मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां रहेंगे? नहीं, मैं अपने फिंगरप्रिंट्स को छुपा सकता हूँ। अगर मैं कहीं पहुंच गया और मैंने किसी चीज को छू लिया और फिर मेरे को याद आया अरे, और मैंने अपना रुमाल निकाल के उसको पोंछ दिया, तो क्या मेरे फिंगरप्रिंट्स रहेंगे? नहीं, मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं रहेंगे। मैं अपने फिंगरप्रिंट्स को हटा भी सकता हूँ। तो मैं अपने फिंगरप्रिंट्स को तो छुपा सकता हूँ, हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, बदल सकता हूँ। आपने फिंगरप्रिंट क्लोनिंग एंड ऑल सुना होगा, बट मैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को ना छुपा सकता हूँ, ना हटा सकता हूँ, ना मिटा सकता हूँ, ना बदल सकता हूँ। बन गए तो बन गए। ये बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल, सो कॉल्ड साइबर क्रिमिनल्स आते हैं, जैसे वो खंडवा वाला मैंने बताया, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं अपनी तरफ से। क्या करने के लिए? कभी प्रॉक्सी सर्वर लाएंगे, कभी डार्क नेट बोलेंगे, कभी टॉर ब्राउजर लाएंगे। क्यों लाते हैं ये सब टेक्नोलॉजी? अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मास्क करने के लिए, कवर करने के लिए। आप एक के बाद एक लेयर हटाओ, आप ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट से पहुंचोगे जो ना हट सकते, ना मिट सकते, ना छुप सकते, ना बदले जा सकते। इसीलिए मैं आपको इसके उदाहरण भी ले सकता हूँ। मैंने आपको खंडवा का केस भी बता दिया, और भी बहुत केसेस हैं। अभी पर टाइम कम है क्योंकि अपन ने लेट स्टार्ट किया, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि वो हट मिट छुप और बदले नहीं जा सकते, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे से अच्छे बनाएं ताकि आप कभी दिक्कत में आए। That should be your aim. Okay. Quickly, I will tell you about monitoring. Monitoring of children very important. आप में से कई पालक भी हो, आप में से कई शिक्षक भी हो, कुछ बच्चे भी हो, है ना? तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है अवेयरनेस, सभी के लिए है, समाज के हर वर्ग के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पहुंचा भी है जागरूकता सुरक्षा की, ठीक है? बट बच्चों के लिए जागरूकता के साथ एक कदम और भी बढ़ना पड़ता है, वो है मॉनिटरिंग, निगरानी रखना। ये 2 चीजें कंबाइन करके बच्चों को साइबर स्पेस में सुरक्षित रखते हैं। मॉनिटरिंग करेगा कौन? ये मॉनिटरिंग पेरेंट्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। और क्योंकि मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। असली दुनिया में भी हम अपने बच्चों को, अपने अगली जनरेशन को 2 चीजें करते हैं बेसिकली उनको अपने से बेहतर बनाने का। एक, उनको प्रोवाइड करते हैं प्रोविजन,
जो हम दे सकते हैं बेहतर से बेहतर हम देने का प्रयास करते हैं। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट सिक्योरिटी जो हम दे सकते हैं, 1। नंबर 2, हमारा दायित्व होता है एज पेरेंट्स एंड ऑल्सो एज टीचर्स दैट हम उनको मॉनिटर करें। असली दुनिया में हम पूरे दिन करते रहते हैं कि कहाँ जाता है बच्चा, किससे दिन बात करती है, कितने बजे सोते हैं, कब उठते हैं, कितना खाते हैं, कितना पढ़ते हैं, सब करते हैं ना, कौन दोस्त हैं, कहाँ जाते हैं, एवरीथिंग वी मॉनिटरिंग। And monitoring, friends, like awareness is knowing and doing. Monitoring is also not looking, watching and seeing. इसलिए देखते रहो। अगर देखने के बाद, मॉनिटर करने के बाद आपको पता चले कुछ गड़बड़ है, तो उसके बारे में आपको कुछ करना भी है। That is monitoring. Not only looking, watching and seeing, doing also if you find something wrong. Okay? So ये 2 चीजें करके मॉनिटरिंग, प्रोविजन, हम अपने अगली जनरेशन को अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अब वर्चुअल वर्ल्ड में जहां हमारे बच्चे 50% आधी जिंदगी बिता रहे हैं, प्रोविजन तो हम सब करने का प्रयास करते हैं। अगेन, जितना हम दे सकते हैं, ये डिवाइस चाहिए ले लो, ये गेमिंग कंप्यूटर चाहिए ये भी ले लो, ये कनेक्शन चाहिए ले लो, ये तो हम जितना देना कर सकते हैं हम प्रयास करते हैं देने का। करेक्ट? मॉनिटरिंग कितनी करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में एज पेरेंट और इवन एज अ टीचर? आई थिंक इट्स अ बिग जीरो। मैं पूरे देश में जाता हूं तो मेरे को मालूम है, सब संपर्क करते हैं मेरे को, तो एक्सपीरियंस में बोल सकता हूं, अगर वो मॉनिटरिंग 1% भी होना तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट हम वो 1% भी नहीं कर रहे, हम 0% कर रहे हैं। तो हम 0% मॉनिटरिंग एंड ऑल प्रोविजन, तो फिर भविष्य क्या? हाउ आर दे गोइंग टू बी सेफ एंड सिक्योर? बिकॉज अलॉन्ग विद अवेयरनेस दे नीड मॉनिटरिंग। सो प्लीज मॉनिटर द नेक्स्ट जनरेशन। उसका वो एक अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे कैसे करना चाहिए। बच्चों के लिए भी मेरा निवेदन है, अगर आपको मालूम है आपके पेरेंट्स आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या इन द वर्चुअल वर्ल्ड, इट इज फॉर योर बेटर एंड योर सिक्योरिटी, देन यू शुड एक्सेप्ट इट। यू कैन नॉट अपोज इट बिकॉज इट इज फॉर योर बेनिफिट। अगर आप ये प्रूव कर लो कि आपकी घाटा करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए की जा रही है, तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। बट आपको अगर मालूम है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये की जा रही है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और खुद भी अपने आप को मॉनिटर करना है, खुद भी अपने आप को रेगुलेट करना है वर्चुअल वर्ल्ड में। बिकॉज आपके और आपके डिवाइस के बीच में कोई नहीं आता। तो आपको ये समझना है कि मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Anyway, now we'll talk about some crime. पहला क्राइम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो बच्चों को बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है, वो है साइबर बुलिंग। ये बहुत बुरा अपराध है, सबसे बुरा अपराध मेरे विचार में बच्चों के लिए इन द ऑनलाइन, तो इन द वर्चुअल वर्ल्ड। इसलिए इसकी पहली बात करेंगे बुलिंग इटसेल्फ। साइबर को छोड़ दो, बुलिंग इटसेल्फ क्या होता है? बुलिंग मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना, नीचे दिखाना, गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, इंसल्ट करना, दैट इज बुलिंग। और करता कौन है एक बच्चे पे? दूसरा बच्चा ही करता है, को बाहर से नहीं आता। बच्चे पे जनरली दूसरा बच्चा ही बुलिंग करता है। और करता क्यों है? अपने मनोरंजन के लिए। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इसके लिए। अपने मनोरंजन के लिए एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली करके करता है, और इसके प्रभाव बहुत खराब होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, बच्चा खाना छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, घर से बाहर जाना छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, और कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं बुलिंग के कारण। और करा जाता है दूसरे बच्चे के द्वारा, और सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए। मैं ऐसे अपराध के बहुत खिलाफ हूं। किसी बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो दूसरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दे अपने मनोरंजन के लिए। ऐसे बच्चे के विरुद्ध हो सकता है बच्चों सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक एंड इवन आपराधिक अगर जरूरत हो तो बिल्कुल आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से उनको डील करना चाहिए। आपके पास अधिकार नहीं है दूसरे के जीवन को बर्बाद करने का, उसके फ्यूचर को बर्बाद करने का। इसलिए मैं वेरी अगेंस्ट इट। इवन द स्कूल अथॉरिटीज जिसको जानते हुए टॉलरेट करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से उस अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। एक धारा है भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, धारा 108, वो है अबेटमेंट टू क्राइम, which is also a crime. It's very clearly written there. And if you know that bullying is going on in your campus, in your school, and you don't do anything about such people or such activities, then you are also abetting that crime. आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, और आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसको खत्म होना चाहिए। Bullying has no place in civilized society, in civilized institutions. It has no place because nobody has the right, as I said, to spoil the future of another child. पर अगर आप बुलिंग में टेक्नोलॉजी ऐड कर दो तो बन जाता है साइबर बुलिंग, और वो और भी खतरनाक और भी घातक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये 3 चीजें आती हैं। पहली, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत बड़ा उसका वाइडर ऑडियंस है, और बहुत बड़ा उसके श्रोता होते हैं सारे, और बच्चों को घर तक नहीं छोड़ता। पहले मैं जब स्कूल में और कॉलेजों में जाता था, जब नॉर्मल पेंडेमिक टाइम नहीं था, तब मैं बच्चों से बात करता था, पूछता था कि भैया आपको बुलिंग में बुरा क्या लगता है? तो एक तो वेरी क्लियर कि कोई आपको तंग करे, इंसल्ट करे, गाली दे, तो आपको किसी को भी बुरा लगेगा। तो दूसरी बात यह है, अगर आपकी इस एक्टिविटी को 2-4 लोग और देख लें तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। तो ये तो बुलिंग है। पर साइबर बुलिंग, अब आप सोचिए, एक माउस का क्लिक किया
या एक बटन दबाया कीपैड पे, तो वो जो बुलिंग कंटेंट है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, पूरे ग्रुप में फैल जाएगा विद इन सेकेंड्स, और कितने बड़े उसके, कितना बड़ा ऑडियंस, सबको पता चल जाएगा, तो कितना बुरा प्रभाव होगा उसको, कितने गुना ज्यादा। तो इसलिए स्प्रेड्स फास्टर, वाइडर ऑडियंस, बच्चों को घर तक नहीं छोड़ता। मतलब मेरे भी 2 बेटे, एक कॉलेज में पढ़ता है, एक स्कूल में पढ़ता है, मैं जानता हूँ अभी तो क्लासेस ज्यादातर बंद ही है, खुल रहा है धीरे धीरे, बट पहले मैं जानता था स्कूल कॉलेज जाते थे, वापस आते सीधे ऑनलाइन चले जाते थे। अगर कोई वहां पे बुलिंग एक्टिविटी हो रही है स्कूल में तो वो चालू रहती थी इन दी वर्चुअल वर्ल्ड, 24 घंटे का डैमेज। तो इट इज सो बैड कंपेयर टू बुलिंग, सिर्फ क्योंकि ये 3 कारण, और उसका प्रभाव बहुत खराब होता है। ऐसे वो किया जाता है, सेंडिंग मीन टेस्ट, फोटोशॉपिंग पिक्चर, मैं इसमें ज्यादा कैसे किया जाता है, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस, इसको रोका कैसे जाए, अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो उनको क्या करना है, इसको एज अ रिस्पॉन्स। ये मेरा सुझाव है। सबसे पहला है डोंट रिस्पॉन्ड। बेस्ट रिस्पॉन्स टू साइबर बुलिंग, नो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये, अगर कोई आपको बुली कर रहा है, साइबर बुली, तो आप उसको वापस साइबर बुली करने का प्रयास करो, तो फिर आप भी उसके स्तर पर उतर आओगे, आप भी बुली बन जाओगे। दैट इज गलत चीज, वो तो सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको वापस बुलिंग करने का प्रयास करोगे तो उसका तो काम ही है, तो वो और ज्यादा बुरी बुरी चीजें करेगा आपके ऊपर या करेगी, तो इसीलिए और बुरा आपको लगेगा, तो ये भी ठीक बात नहीं है। तो दिस बिकम्स लूज लूज सिचुएशन। हमें जाना है विन विन सिचुएशन में। तो विन विन सिचुएशन कब होगी? पहला है नो रिस्पॉन्स, इग्नोर, बेस्ट रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। सेकेंड इज ब्लॉक द बुली, ब्लॉक करो, अनफ्रेंड करो, संवाद संपर्क तोड़ दो। सेकेंड। थर्ड, एविडेंस बचाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको अगर रिपोर्ट करनी पड़े और आपके पास एविडेंस हो तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि एविडेंस में होता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, और डिजिटल फुटप्रिंट्स से मैंने बोला हट नहीं सकते, मिट नहीं सकते, छुप नहीं सकते, वो पकड़ा जाएगा या जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और उसको सजा भी हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स को डिस्प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। तो एविडेंस बचाने के तरीके आपको मालूम है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप प्रिंट स्क्रीन कर लो और उसको वर्ड फाइल में स्टोर कर लो, यूआरएल कैप्चर कर लो। यूआरएल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपी एड्रेस फॉलो करने के लिए। यूआरएल होता है वो एड्रेस बॉक्स के ऊपर होता है जो जिससे कंटेंट लोड हुआ है। या आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, अगर फोन से कोई धमकियां दे रहा है या वीडियो कॉल से कोई धमकियां दे रहा है, ऐसी गतिविधि करके आप जरूर एविडेंस बचाओ, ताकि कल आपको अगर आप ये चैट डिलीट करना और ये हिस्ट्री डिलीट करना, सारे अपन बच्चे घबरा के कर देते हैं कि अरे क्या होगा, वो भी नहीं करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैट से वो एविडेंस है। तो इसीलिए एविडेंस को बचाना बहुत जरूरी है बुलिंग का, ताकि आप कानूनी कार्रवाई करानी है तो आपके पास एविडेंस होना अनिवार्य है। नया अकाउंट बनाओ, एडल्ट से बात करो, रिपोर्ट करो, ये अन्य चीजें हैं। किसी एडल्ट से बात करिए, अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने भाई बहन, जिस पे भी आपको विश्वास है, बात करिए, स्थिति बताइए, और अगर जरूरी है पुलिस में रिपोर्ट करना तो पुलिस में भी रिपोर्ट करिए और ऐसे लोगों को सजा दिलाइए। और एविडेंस होगा तो बच नहीं सकते। मैं आपको एक केस बता देता हूँ। ये केस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर का। ये एक प्रतिष्ठित संस्था इंदौर की, आप जानते हैं। तो वहां पे कुछ समय पहले एक 24 साल की लड़की थी, मतलब लड़की ये मतलब लेडी थी, वो एक्चुअली वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रही थी और वो ब्रिलियंट पर्सनालिटी थी। Brilliant personality means she was out gold medalist student, she was outstanding sports person, she was a great painter and singer, जो भी वो करती थी उत्कृष्ट दर्जे से करती थी, ब्रिलियंट पर्सनालिटी। बट फिर कुछ गड़बड़ हो गई, वो घर से बाहर जाना उसने छोड़ दिया, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं उनके पेरेंट्स को उस बच्ची के क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची को अच्छे से मॉनिटर किया होगा, उन्होंने ये बदलाव देखे और उनको समझ आ गया कि असली दुनिया में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस कारण से बदलाव हो रहे हैं, तो वर्चुअल दुनिया में ही कोई ऐसी चीज होगी जो ये इफेक्ट कर रही है। तो मॉनिटरिंग का मैंने आपको पहले बताया कि देखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, देख के फिर कुछ गड़बड़ लगे फिर कुछ करना। तो उन्होंने इस संबंध में कुछ किया, वो उस लड़की को लेके मेरे पास आए, मैंने उस लड़की से बात करी। वो बहुत बुरा साइबर बुलिंग का शिकार हो गई थी और वो स्मार्ट थी, जैसे मैंने आपको बोला, उसके पास सारा एविडेंस बचा हुआ था, उसने मेरे को एविडेंस सिखाया। उसमें यूट्यूब बुलिंग थी, उसमें ऑब्सीनिटी थी, बहुत खराब बुलिंग थी और बहुत बुरी तरह उस पर इफेक्ट कर रही थी। एनीवे, हमको डिजिटल फुटप्रिंट्स उस एविडेंस में मिले, हमने फॉलो किया एविडेंस को, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पता है वो कौन था? ये थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो शायद उसके 24 घंटे संपर्क में रहती थी, वो कर रही थी एक्टिविटी। साइबर क्राइम का एक और प्रॉब्लम है, आपका अगले बैठा, आपके पास में बैठा व्यक्ति आप पे क्राइम करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एनीवे, वो लड़की पकड़ी गई, इनकी काउंसलिंग हुई, क्योंकि लंबी कहानी है, बट सब ठीक हो गया। अब उस बच्ची की जिंदगी वापस ट्रैक पे आ गई। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये कुछ देर ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि मैंने बोला है कि साइबर बुलिंग या बुलिंग का प्रभाव परमानेंट भी हो जाता है अगर बहुत लंबे समय तक चलता रहे,
तो अगर ये और 1-2 महीने और चलता है ये गतिविधि और बाद में रिपोर्ट हो जाती है, वो लड़की पकड़ी जाती, जो भी होता, फिर भी इस बच्चे की जिंदगी शायद सामान्य नहीं हो पाती, क्योंकि वो डैमेज परमानेंट होता मेंटल। इसीलिए इस बच्ची की तो जिंदगी पटरी पे आ गई और सब ठीक हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कदम अपनाइए और अपने आप को इस अपराध से निजात दिलाइए। इसको सफर मत करते रहिए। अगर आप सफर करते रहोगे एक तो आपको परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और उसका फिर कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो इसको खत्म करवाना है ऐसे अपराधों को, तो आपको उसकी एविडेंस बचाना है और ये सब कदम उठाने हैं और फिर रिपोर्ट करके ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवानी है। इंदौर के दोस्त ने व्हाट्सएप पर इतना सताया कि युवती बोली जहर खा लूंगी। दोस्त इन्वर्टेड कॉमन में क्यों? क्योंकि वर्चुअल दोस्त ना कभी देखे ना कभी मिले, फिर भी दोस्त आज का जमाना है, और इतना सताया बच्ची को तो बोला मैं जहर खा लूंगी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी चीजों को खत्म होना है। कैसे होना है मैंने आपको बता दिया। ये दूसरा, ये रिवर्स, दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज हैपनिंग। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को, प्रोफेसर्स को अब्यूज कर रहे हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ साइबर बुलिंग। ये भी गलत है, ये भी मान्य नहीं है। आप बच्चे हो सकते हो, दैट डजंट मीन कि आप किसी और को साइबर बुली करने का प्रयास कर सको। आप भी, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ये होनी चाहिए, और ऐसी गतिविधियों को बंद होना चाहिए, बिकॉज नोबडी हैज द राइट एज आई सेड टू डू दिस kind of and spoil the life of the other person or the peace of the other person. Okay, एक मैंने वेबिनार किया था कुछ समय पहले बेंगलुरु में। श्री रविशंकर जी की एक संस्था है वहाँ पे, वो बहुत सारे स्कूल चलाती है इंडिया में, तो उनकी संस्था के लिए मैंने किया था। तो जब मेरा खत्म हुआ टॉक, तब एक टीचर ने मेरे को संपर्क किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने उसको तरीका बताया, वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ, कार्रवाई हुई। तो खत्म होना चाहिए। इट शुड नॉट बी encouraged and it should not be done, even if it is reverse. A teacher is being bullied by a student, not allowed. नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग कोई अपराध नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चों को और युवाओं को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसकी बात करना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग, इसका अगर आप नाम देखोगे तो ऑनलाइन गेमिंग है, ये ऑनलाइन गेम नहीं है। अगर एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और एज अ चाइल्ड ऑल्सो यू थिंक मैं तो खेल रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लेइंग अ गेम, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, असली दुनिया में ऐसा गेम, इट इज नॉट अ गेम, इट इज ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट अ गेम, इट इज अ बिजनेस। ये एक धंधा है जो कुछ लोग ऑनलाइन चलाते हैं। अब ऑनलाइन लोग कोई अगर सर्विस ओरिएंटेड कोई बिजनेस आप चलाओगे, कोई धंधा चलाओगे, तो फिर कब अच्छा चलेगा? तब अच्छा चलेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा समय उस पर बिताएं, तब उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, पैसा, है ना। तो पर एक बात आप मान लीजिए कि बच्चे और युवा स्पेशली अगर ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज में स्पेंड करेंगे और लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये होगा, वो ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे, मतलब बीमार हो जाएंगे। अब ये एडिक्शन से भी आगे चले गया, ये एक बीमारी की श्रेणी में आ गया है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? डू यू वांट दैट योर नेक्स्ट जनरेशन शुड बिकम सिक, बीमार पड़ जाए वो इतना ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग में एक्टिविटी में पार्ट लें कि वो बीमारी की श्रेणी में आ जाए? ऑफ कोर्स नॉट। आप बच्चे हो, आप चाहते हो कि ऐसी चीज आपके साथ हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है फिक्सिंग टाइम। मैं बैनिंग, प्रोहिबिशन के खिलाफ रहता हूं, बिकॉज इट एक्साइट्स मोर क्यूरियोसिटी बच्चों में कि अरे देखें तो सही क्या है ये वो। तो इसीलिए वो सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन है फिक्सिंग टाइम। 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, बट फिक्स टाइम में करिए। ऐसा नहीं कि पूरी रात यही करते रहे और पूरे दिन सोते रहे। दिस इज डिसऑर्डर। ये तो फिर आप बीमार पड़ गए। आप भी बच्चे हो, आप भी बहुत समझदार हो, यू ऑल्सो फिक्स टाइम। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, टेक पार्ट इन इट, but only for fixed time, and parents must ensure it. You have to do it for their health and security in the future. ये देखिए इसके एडिक्शन और गेमिंग डिसऑर्डर के नतीजे, उसके प्रभाव क्या होते हैं। स्किपिंग स्कूल जाना छोड़ देते हैं, मतलब पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। खाना छोड़ देते हैं, खाना कम कर देते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद सोते नहीं है। एक केस में पढ़ रहा था, साउथ कोरियन टीनेजर 50 घंटे तक ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी में पार्ट लेती रही और 15 साल की थी और अल्टीमेटली मर गई। उसको हार्ट फेल हो गया। मतलब हार्ट अटैक तो बच्चे को आ नहीं सकता, बट उसकी इतना ना सोया ना खाई और 50 घंटे तक वही करती रही और एंड में शी डाइड बिकॉज हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ मैल नरिशमेंट, लैक ऑफ एग्जॉशन, फैटीग, बहुत सारी चीजें। एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब खेल जो नॉर्मल स्पोर्ट्स हैं वो नहीं करते, फिटनेस चली जाती है। मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, वायलेंट बिहेवियर ऑन अदर्स आ रहा है। ये मैं केस पढ़ा था, 13 साल के ग्रैंडसन ने अपनी 80 साल की ग्रैंडमदर का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने उसको $6 नहीं दिए एक ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए।
तो ये मानसिकता जो है वायलेंस की, सुसाइड की, ये कहां से आ रही है? ये इन गेम के कंटेंट से आ रही है, गेमिंग के। कभी देखे हैं इनके कंटेंट्स आपने एज पेरेंट्स और एज एडल्ट्स? इन गेमिंग कंटेंट्स कभी आपने चेक किया है? एक बार चेक करिएगा। इट इज फुल ऑफ ब्लड, मर्डर, बुलेट्स, गन्स, गोर, डेड बॉडीज, रेप, मर्डर, सेक्स, ड्रग्स, क्या नहीं है? इट्स फुल ऑफ दीज थिंग्स। सम ऑफ द गेमिंग, मोस्ट ऑफ द गेमिंग एक्टिविटीज। अगर मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे उम्र का, ऐसे में ज्यादा समय बिताने लगे तो मेरे को मेंटल इफेक्ट हो जाएगा। तो ये तो इम्प्रेशनेबल माइंड है, तो बच्चे क्या इफेक्ट होगा इसका? यू कैन इमेजिन। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन है फिक्सिंग कंटेंट, फिक्सिंग टाइम एंड फिक्सिंग कंटेंट। एज स्पेसिफिक कंटेंट शुड बी इंसिस्टेड and ensured by parents and elders. And for children, please ensure that you do age specific content. You will otherwise be asking for trouble and you will be in a disordered state, and that will be very bad for your future and all activities. ये देखिए, ये कुछ दिन पहले की खबर है, भोपाल की टाइमलाइन लिखी है पर भोपाल की खबर नहीं है। ये खबर है सागर जिले की। सागर में बीना एक छोटा सा कस्बा है, आप जानते होंगे, रेलवे जंक्शन है, वहां की खबर है। एक लड़के को उसके फादर ने एक स्मार्टफोन दिलाया ऑनलाइन क्लासेस में पार्ट लेने के लिए। बच्चा ने ऑनलाइन क्लासेस तो कितनी करी पता नहीं, ऑनलाइन गेमिंग में वो शिकार हो गया और कर्जा ले लिया, कर्जा लेके सुसाइड कर लिया। हाउ सैड। This is the way it should not go, and you have to do it by fixing time, fixing content, and monitoring your children online properly. ये रोज हो रहा है। ये अनदर खबर ये है छतरपुर की, ये भी मध्य प्रदेश में है। सेम चीज, 13 साल के लड़के को डिवाइस था फॉर द गेमिंग एक्टिविटी, उसमें उस फॉर ऑनलाइन क्लासेस गेमिंग में पार्ट ले लिया। माँ की क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, 40,000 का कर्जा हो गया। उसके बाद आई लव यू मम्मी सॉरी करके he committed suicide. How sad. This has to stop, and I have told you how to do it, and you must do it, must ensure it soon. See this? ये इंदौर में हुआ था पिछले साल सितंबर में। क्लास 5 गर्ल मर्डर्ड फॉर बीटिंग 11-year-old boy at online game. मैं उस घटना स्थल की फोटो नहीं लाया, मैं चाहता नहीं कि कोई इसमें हॉरर में इस शो में फैलाऊं, पर अगर आपको घटनास्थल की फोटो कभी देखो, आपको कभी विश्वास नहीं होगा कि एक 5वीं कक्षा के लड़के की ऐसी मानसिकता हो सकती है कि वो इतनी विभत्स तरीके की से किसी का मर्डर कर सके। ये मानसिकता की मैं बात कर रहा था। कहां से? कंटेंट से। तो प्लीज टेक एक्शन इमीडिएटली। चिल्ड्रन ऑल्सो, यू मस्ट डू इट। यू हैव टू फिक्स कंटेंट, यू हैव टू फिक्स टाइम, एंड देन प्रोसीड। Do age specific limited time activity in online gaming. Have the experience, but not as a disorder. नेक्स्ट चीज आई वुड लाइक टू टॉक, ऑनलाइन ग्रूमिंग। ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ग्रूमिंग मतलब तैयार करना या तैयार होना। ऑनलाइन ग्रूमिंग मतलब किसी और को तैयार करना, किसी गलत काम के लिए तैयार होना। ऑनलाइन ग्रूमिंग इज बेस्ड ऑन अ साइबर क्राइम, जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। उस पे बेस्ड है ये क्राइम। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग इज बेसिकली किसी को मतलब मेरा सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन हर प्रकार की वर्चुअल वर्ल्ड में उपलब्ध है। अब इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग मतलब जैसे ये बिल्डिंग है, ये बनी है लोहे, सीमेंट, मोटर, आयरन, इन चीजों से, है ना। मैं इन चीजों के सामने मैदान पे रख दूं तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसको इंजीनियर करना पड़ेगा। वैसे ही आपके बारे में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, स्पेशली बच्चों और युवाओं के बारे में ज्यादा हर प्रकार की इंफॉर्मेशन साइबर स्पेस में उपलब्ध है। कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कब सोते हो, कौन तुम्हारे दोस्त हैं, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सी पिक्चर लाते हो, कौन सा खाना खाते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से, सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। ज्यादातर आपके खुद द्वारा दी गई है ना। और इस इंफॉर्मेशन को ये आपराधिक तत्व कलेक्ट करते हैं और एक आपके खिलाफ स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर से आपको अटैक करते हैं और फिर आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट यू गिवन बाय यू। ओके, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसली करें। तो मैं आपको बता चुका हूं, जितनी कम इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी उतना बेहतर ढंग से आप सुरक्षित रहोगे। वेरी सिंपल। पर फिर भी ये होता कैसे है मैं आपको ये बताता हूं उसका उदाहरण के साथ। जस्ट टू गिव यू टेल यू हाउ इट इज डन। It is based on social engineering and that can be prevented from information security. But even how it is done, I will tell you. देखिए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन किसी बच्चे के बारे में गैदर कर लिया, सब पता चल गया जितना हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए एक फेक प्रोफाइल बना ली और उस बच्चे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिस पे भी। बच्चे तो हमारे दो चीजें हैं बच्चों की जो मैंने ऊपर लिखी, इंस्टिंक्ट्स जो हर बच्चे में होती है, भरपूर मात्रा में होती है, उसका ये उपयोग दुरुपयोग करते हैं। पहला इनोसेंस, दूसरा एडवेंचरिज्म।
हर बच्चे में ये एडवेंचरिज्म की स्पिरिट बहुत होती है, हर नई चीज को ट्राई करना, हर चुनौती को स्वीकार करना, हर कठिन जगह पहुंच जाना, मतलब एक इंस्टिंक्ट है ऑफ एडवेंचरिज्म। जैसे जिंदगी बढ़ती है आपकी एडवेंचरस स्पिरिट कम होती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाती है और दूसरा आपको अनुभव आ जाता है ना, यू गेट एक्सपीरियंस, आपको मालूम है कई चीजें गड़बड़ हो सकती है। पर बच्चों को तो एडवेंचरस स्पिरिट पूरी होती है, सब कुछ करना, और उसके बाद अगर करते करते कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर इनोसेंस होती है, फिर जानना नहीं हम क्या करें, फिर और ज्यादा फंसते जाते हैं। तो इसका ये दुरुपयोग करते हैं दो इंस्टिंक्ट्स का। मान लीजिए जैसे मैंने बोला एक आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, एक फेक प्रोफाइल बनाई, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। बच्चों को तो सबसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, एडवेंचरस। फिर वो आपसे चर्चा करते रहेंगे और वही चर्चा करेंगे जो आपको अच्छी लगती है, बिकॉज आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबीज सब मालूम है उनको, तो वही चर्चा करते जाएंगे, आपके अच्छे से अच्छे फ्रेंड बनते जाएंगे। थोड़े समय बाद वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। करेक्ट? कोई पूछेगा भी अगर आपके बड़ा माता पिता है या आपके कोई, ये कौन भैया सब चैटिंग करते रहते हो, कौन है? तो आप बोलो अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कभी नहीं मिले, नहीं कभी देखा, बेस्ट फ्रेंड है ना। फिर ऐसा बेस्ट फ्रेंड जब बन गया तब वो फिर अगला कदम ही उठाते हैं। एक ग्रूमिंग पूरी हो गई, तैयार हो गए आप, अब उसके बाद अगला उनको कड़ी, वो तो अपराध करने के लिए कर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ आपसे दोस्ती करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो उसके बाद वो अगला आपको नेक्स्ट फंसाना क्या करेंगे, आपको कोई प्रलोभन दे देंगे या आपको कोई डर दिखा देंगे या कोई ऑफर दे देंगे, या जैसे मान लो कोई सीक्रेट शेयर कर लिया आपके साथ, ये पता है मैंने स्कूल में एक दिन ऐसा किया था, आपका तो बेस्ट फ्रेंड है, आपने बोला हाँ आप तो इनोसेंट हो, बच्चे ने बोला हाँ मैंने भी एक बार ऐसा किया था, बस उनको पता चल गया एक सीक्रेट। फिर चालू होता है बुलिंग, फिर चालू होता है ब्लैकमेल, और फिर वो कभी नहीं खत्म होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। अच्छा तुमने ऐसा किया था, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे प्रिंसिपल को, टीचर को बताता हूँ कि ये लड़का ये लड़की ऐसी है, मैं तुम्हारे मदर फादर को फोन करता हूँ और अभी बताता हूँ कि ये करता रहता है, ये करती रहती है, मैं तुम्हारे पूरे ग्रुप में ये पोस्ट करता हूँ कंटेंट जो मेरे को तुमने भेजा है कि तुम ऐसा कर रहे थे, एक बार ऐसा किया हुई, दिस इज बुलिंग। बच्चा फंस जाता है, फिर इनोसेंस होता है कि अब मैं क्या करूँ, सोचते कि मैंने गलती कर दी, अब मैं कैसे निकलूं, और फिर वो डिमांड करते हैं ब्लैकमेल, अच्छा पैसा भेजो, अश्लील तस्वीरें भेजो, ऑफलाइन मिलने आओ, और कई बच्चे चले जाते हैं और पीडोफिलिया तक शिकार हो जाते हैं। पीडोफिलिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। देयर मेनी केसेस, एक बॉम्बे में एक केस हुआ था, एक लड़की को ऐसे फंसाया, उसको ऑफलाइन मिलने बुलाया और उसको फिर रेप कर लिया। तो इसका सोल्यूशन ये ऐसे होता है, इसका सोल्यूशन एक ही है, पहली बात तो अपनी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रखिए, एज अ रिजल्ट आप इसका शायद शिकार ना हो, बट उसके बावजूद आपके प्रयासों के, सपोज आप कभी ऐसा हो भी जाए, हो सकता है कभी गलती हो जाए, तो हमेशा दिल में रखना कि आप कल्प्रिट नहीं हो, मतलब आपने गलती नहीं करी, आप विक्टिम हो। जो आपके साथ ऐसा कर रहा है वो है कल्प्रिट, वो है क्रिमिनल। आप उसका सोल्यूशन मत ढूंढो कि कुछ करके फोटो भेज के पैसा भेज के खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए आप उसमें मत फंसो, आप कल्प्रिट नहीं हो, ये मन में विचार हमेशा रखो, आप विक्टिम हो। विक्टिम का काम क्या होता है? रिपोर्ट करना और उस व्यक्ति को पकड़वाना। रिपोर्ट करना मतलब किसी बड़े से बात करिए, गाइडेंस लीजिए, रिपोर्ट करिए और फिर उसको पकड़वाइए। अगर आपके फुटप्रिंट्स हैं तो बचेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये इसका तरीका है और ऐसे इससे बचना है। ये पहला केस था इस प्रकार का, अमेंडा टॉड का केस है, ये कनाडा का केस है और दुखद केस है। और इसके बाद दुनिया में लोगों को एकदम से जब जोड़ दिया कि ये भी हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। 2014 में अमेंडा टॉड कनाडा में रहती थी, उसके वो इस ऑनलाइन ग्रूमिंग इस प्रकार में फंस गई, उसको अश्लील तस्वीरें उस व्यक्ति ने बुलवा ली और उसके बाद इतने परेशान हुई, एक के बाद एक घटनाक्रम हुए। अल्टीमेटली इस बच्ची ने सुसाइड कमिट किया। अनफॉर्चुनेटली बिफोर कमिटिंग सुसाइड शी मेड अ यूट्यूब वीडियो एंड शोड दिस काइंड ऑफ व्हाइट फ्लैश कार्ड्स एंड टोल्ड कि उनके साथ क्या घटित हुआ कि उसने ये कदम उठाना पड़ा, और उसको उसने अपलोड किया, उसने सुसाइड कर दिया। बहुत दुखद घटना थी। वो व्यक्ति ऑफ कोर्स पकड़ा गया, उसका नाम था आइडन कोबन, हॉलैंड का रहने वाला था। इमेजिन, हॉलैंड यूरोप में है एंड कनाडा कहाँ है, इतने दूर। कई बच्चों के साथ ये कर रहा था, बट ये 2014 में गिरफ्तार हुआ। हॉलैंड में इसको सजा हो गई है, कनाडा में एक्स्ट्राडाइट हो गया है, वहां भी इसको सजा हो जाएगी। बट ना हॉलैंड का ना कनाडा का कानून इतना सख्त है, ये एक दिन छूट जाएगा। बट वैसे भी कानूनी सख्ती कोई अपराध का सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है आपकी अपनी जागरूकता, आपके अपने कदम जो आप उठाओगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और उसके बाद भी अगर ऐसी घटना हो गई तो आप कल्प्रिट नहीं हो, आप विक्टिम हो, उसको रिपोर्ट करो, ऐसे व्यक्ति को पकड़वाओ और अपनी जिंदगी ट्रैक पे लाओ। ये देखिए एक और केस, ये भी सितंबर लास्ट ईयर का। क्या हो रहा है आपको इससे पता चलेगा कितना सिंपल हो गया है। ये हुआ था पुणे में स्टार्ट। पुणे में एक लड़का, एक व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ इस प्रकार की ग्रूमिंग करी, गिरफ्तार हुआ, जेल गया। जेल से छूट के आया, मुंबई चले गया। 6 महीने बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब इसको पकड़ा, देखिए क्या क्या इसने कर चुका था तब तक। इसके पास से मल्टीपल डिवाइसेस मिले, उन डिवाइसेस में 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स
भी उनको ट्रेस मिले। देखिए इंस्टाग्राम आज बच्चों और युवाओं का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस बन गया है। आई डोंट नो व्हाई बट बन गया है। तो 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की डिटेल्स मिले। उस 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से इसने 800 माइनर लड़कियों से 6 महीने में दोस्ती करी थी। कहीं के तो इसको पासवर्ड भी मालूम था, उनके अकाउंट भी यही चलाता था। और इसके जो फोरेंसिक एनालिसिस हुआ इसके डिवाइसेस का, तो 700 अश्लील तस्वीरें मिली उन 800 माइनर बच्चियों की। जस्ट इमेजिन 6 months 17 fake Instagram accounts, 800 minor girls befriended, 700 obscene pictures obtained. What is happening? It has become so simple, and this is going to create so much problem in the lives of those young minor girls. तो इसके मैंने आपको सारे कदम बता दिए, इसको माइंड में रखिए और इसको हमेशा इसका पालन करिए। नेक्स्ट साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग एक क्राइम है जो सिर्फ महिलाओं और बच्चियों के साथ होता है। मैंने कोई साइबर स्टॉकिंग का केस किसी पुरुष के साथ होता नहीं देखा है। तो बच्चियां जो महिलाएं हैं उनको ध्यान से सुनना है, बाकियों को भी सुनना है, बट महिलाएं और बच्चियों को स्पेशली ध्यान से सुनना है। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, लगातार किसी का पीछा करना स्टॉकिंग। असली दुनिया में कोई लड़की की या बच्ची की स्टॉकिंग हो तो उनको दिखता है खतरा, वो व्यक्ति उनके घर के बाहर रोज खड़ा है, आपके कॉलेज स्कूल से निकलो या वर्क प्लेस है तो वो आपका पीछा कर रहा है, तो वो दिखता है खतरा, तो फिर उसके बारे में कुछ करती हैं। खतरा दिखेगा किसी को बताएंगी, अपने माता पिता को, ये मेरे बार बार पीछा कर रहा है। जैसे ही आपने किसी को बताया, आपने कदम उठाया, तो आपको कार्रवाई हुई और शायद सुरक्षा आपको मिल गई। तो खतरा दिखा, आपने कुछ किया, आप सुरक्षित हो गए। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? साइबर स्टॉकिंग ये होती है बार बार किसी को मिस्ड कॉल आना, बार बार किसी को एसएमएस करना, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, बार बार किसी को ऑनलाइन चैट रूम में अप्रोच करना, ईमेल करना, ये होता है साइबर स्टॉकिंग। क्या इसमें खतरा दिखता है? नहीं, इसमें खतरा नहीं दिखता। हो सकता है कोई व्यक्ति जो आपके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ता हो, आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, टांग खींचने के लिए, वो भी गलत है, मैं नहीं बोल रहा वो सही है, वो करने के लिए शायद ये करता हो, आपके साथ काम करता हो, आपको परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, व्हाटएवर। इसको मैं बोलता हूँ इनॉक्यूअस साइबर स्टॉकिंग। इनॉक्यूअस इसलिए क्योंकि ये तो आपको सिर्फ परेशान करने, तंग करने, मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है, वो भी गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट सिर्फ ऐसे उद्देश्य से किया जाता है, इस कारण से एक दिन ये खत्म हो जाएगा। बट वो जरूरी नहीं है कि वो इनॉक्यूअस साइबर स्टॉकिंग हो सकता है वो उससे भी ज्यादा कोई सिस्टर चीज हो जो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो आपको तो जरूर एक मिस्ड कॉल आ रहा है ना। एक केस था बेंगलोर में, एक महिला थी, महिला थी वो, तो शी वाज अ वर्किंग वुमन आईटी सेक्टर, तो उसको बार बार एक मिस्ड कॉल आता था, टेक्स्ट मैसेज आता था, बहुत परेशान हो गई वो, और उसको पता नहीं कैसे लगा कि मेरे ऑफिस में कोई काम करता है जो ये गतिविधि कर रहा है, तो उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद उसने बेंगलोर शहर भी छोड़ दिया, पुणे की रहने वाली थी, वापस पुणे आ गई, वहां एक नई नौकरी कर ली नए ऑफिस में। पर आज के युवा, आज के बच्चे, आज के सभी लोग अच्छी जगह जाओ, कोई अच्छी घटना हो, कोई अच्छी खबर आए, तो पहली चीज क्या करते हैं हम लोग? पहली चीज हमें सेल्फी खींचते हैं ना, और उस सेल्फी को भी सिर्फ अपने मोबाइल या डिवाइस में नहीं रखते, अपनी मेमोरी और याददाश्त के लिए उसको भी पोस्ट कर देते हैं ऑनलाइन। सबको पता होना चाहिए मैं कितनी खुश हूँ या मैं कितना अच्छी जगह गया, है ना, ये आदत बन गई है। तो इस महिला ने भी ऐसा किया, जो को मालूम था उसकी साइबर स्टॉकिंग हो रही है, फिर भी उसने ऐसी फोटो खींच के उसको ऑनलाइन पोस्ट किया कि मैं कितनी खुश हूँ मेरे नए ऑफिस में। उसने ना जगह बताई, ना ऑफिस का नाम बताया, बट मैं आगे आपको बताऊंगा, आप मेरे को कुछ मत बताइए, मेरे को फोटो ले दीजिए, मैं सब जान जाऊंगा। एनीवे, वो व्यक्ति उसकी साइबर स्टॉकिंग कर रहा था, उसको पता चल गया, वो एक दिन उसके ऑफिस के नीचे पहुंच गया। ये शाम का वक्त हो गया था, अंधेरा हो रहा था, ये नीचे उतरी तो उसने उसको सामने खड़ा था, ये तो उसको जानती भी नहीं थी, वो तो उसको अच्छे से पहचानता था। तो उसने उसको बोला, जब जा रही थी पास, अच्छा तुम मेरे से भागना चाहती हो तो इसलिए यहाँ पे आई। तब वो एकदम से घबरा गई, रही तो वही आदमी है, वो भागने का बोलता, अच्छा भागो, देखते कहाँ तक भागती हो। वो बेचारी भागी, ये इसके पीछे भागा, उसको पकड़ के 5 बार उसको चाकू मारा, स्टैब करके उसको मार डाला, क्योंकि वो कोई इनॉक्यूअस साइबर स्टॉकर नहीं था, वो एक साइकोपैथ था। और इस लड़की को कभी पता नहीं चला, क्योंकि एक मिस्ड कॉल था। इंदौर की खबरें फिर देख लीजिए। मैं आपको बहुत सारे केसेस इसलिए बता रहा हूँ, फिर आपको पता चले ये हो रहा है, सिर्फ वो बातें नहीं कर रहा मैं, है ना। तो ये केस इंदौर में 2018 में हुआ। ये बच्ची का नाम लिखा है सुप्रिया जैन। सुप्रिया जैन दमोह की रहने वाली थी, वहां से पढ़ के इंदौर में आके काम कर रही थी, और इसको उसके साथ कॉलेज में वहां पे कोई लड़का पढ़ता था जो इसको बहुत चाहता था। ये उसको जानती भी नहीं थी, वन साइडेड लव अफेयर जो होते हैं, और ये उसके पीछे पीछे यहाँ चले आया। ये बच्ची सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी कि मैं ये पिकनिक में गई, मैं पार्टी में गई, मैंने पौधा प्लांट किया, मैंने ऑफिस में ऐसा किया, जो भी है, बहुत एक्टिव थी। वो उसके प्रोफाइल चेक करता रहता था और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहता था बार बार, और ये उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर करती रहती थी, पता नहीं कौन, छोड़ो। बट वो पता नहीं कौन नहीं था, वो भी एक बहुत खतरनाक साइकोपैथ था। एक दिन ये अपने फ्लैट से नीचे आई खाना लेने के लिए, विजयनगर में रहती थी, आप जानते हैं विजयनगर कितना बिजी चौराहा है। शाम के वक्त नीचे आई, वहां पे ये था, इसने इसको पकड़ लिया और इसको 38 बार स्टैब करके मार डाला।
और उसके पास चाकू भी नहीं था, उसके पास हसिया था जिससे अपन घास काटते हैं ना, उससे स्टैब कर करके 38 बार मार डाला। आप जानते हो कि विजयनगर में शाम के वक्त हजारों लोग होंगे, बट किसी ने इस बच्ची की मदद नहीं करी। और मेरे को उसमें भी संदेह नहीं होगा कि कई लोग वहां खड़े होकर उसकी वीडियो और फोटो ले रहे होंगे, ये बोल के अरे वाह क्या तमाशा हो रहा है। ये हो गया आज के जमाना, ये हो गया हमारी संवेदनशीलता। तो हम सब अपने आप अकेले हैं, अपनी सुरक्षा करनी है, और साइबर वर्ल्ड में तो आपको जागरूक होके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है। इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। एक एडवाइस महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, एक पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए। पहली बात लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए, अगर आपको कभी भी ऐसा आभास हो कि ऑनलाइन आपको कोई स्टॉक कर रहा है, मैंने आपको बता दिया क्या तरीके हैं, साइबर स्टॉकिंग हो रही है आपकी, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है कि छोड़ो कुछ क्या पता कौन, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसको रिपोर्ट करना है। क्योंकि हो सकता है कि वो छोटा मोटा इनॉक्यूअस वाला वो व्यक्ति जो आपको तंग कर रहा है सिर्फ पर, हो सकता है कि वो साइकोपैथ भी हो, तो उसको रिपोर्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। और रिपोर्ट का मतलब मेरा ये फिर है, ये नहीं है कि सीधे पुलिस के पास भागिए। रिपोर्ट मेरा ये मतलब है किसी से बात करिए, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए, और पुलिस में जाना है तो पुलिस में भी जाइए और इस व्यक्ति को पकड़ा के सजा दिलवाइए। ओके, ये आपका काम, इग्नोर नहीं करना। जो लड़के हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप ये नहीं कर रहे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे हो, बट अगर आपको कभी ऐसे विचार आए किसी को तंग करते हैं, किसी को, या कोई ऐसा दूसरा लड़का कर रहा हो, उसको भी रोकिए। कि पहली बात, आपको अधिकार नहीं है किसी बच्ची को ऐसे परेशान करने का, है ना। वो दुखी होगी, डरेगी, एंग्शियस होगी, चिंता में जाएगी, ये आपको अधिकार नहीं है मजाक के लिए भी करने का। तो पहले मॉरली आप नहीं कर सकते, दूसरा लीगली भी आप नहीं कर सकते। सपोज उस लड़की ने रिपोर्ट कर दिया, जिसे मैंने बोला है करना चाहिए, अगर उस बच्ची ने रिपोर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो नीचे लिखा है लाल में, 354D आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा है, जो स्पेशली बनाई गई थी कुछ धाराएं महिला सुरक्षा के लिए। निर्भया जैसे अनफॉर्चुनेट कांड के बाद ये उनमें से एक धारा है कि इंडिया में कभी आप किसी महिला की साइबर स्टॉकिंग करोगे तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। तो मॉरली भी आप रॉन्ग हो, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है किसी को चिंता में डालने का, जस्ट अपने मजाक के लिए। और दूसरा, अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो आपको सजा भी हो जाएगी, और आप पकड़े भी जाओगे, डिजिटल फुटप्रिंट्स कहीं नहीं जाते, और आपको सजा भी हो जाएगा, आपको पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं करना, लीगली भी एंड मॉरली भी। अगला है सोशल नेटवर्किंग क्राइम। इसके पहले मैं आपको फिशिंग के बारे में जल्दी से बता दूं। फिशिंग एक अपराध है जो मेरे विचार में साइबर वर्ल्ड का सबसे बुरा अपराध है। आपने उसके बारे में सुना होगा। फिशिंग बेस होता है सारे फाइनेंशियल क्राइम का। ज्यादातर जो साइबर वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि आप छोटे हो, अभी आपके अकाउंट्स, कार्ड्स एंड पैसे का इतना एक्सेस नहीं है। पर बहुत बड़ा सेक्शन साइबर क्राइम का होता है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक का जो बेस होता है, फिशिंग ज्यादातर फाइनेंशियल क्राइम्स का बेस है फिशिंग, पर मेरे विचार में ज्यादातर साइबर क्राइम का बेस फिशिंग है। ऑनलाइन बुलिंग का क्या होता है बेस? फिशिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग का बेस क्या? फिशिंग। साइबर स्टॉकिंग का बेस क्या? फिशिंग। जो आजकल नया एक क्राइम चल रहा है सेक्सटॉर्शन, सेक्सटिंग, उसका बेस क्या? फिशिंग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बेस क्या होता है? फिशिंग। ऑनलाइन सेक्सुअल ट्रेड ऑफ विमेन का बेस क्या होता है? फिशिंग। तो फिशिंग बेस होता है मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम साइबर वर्ल्ड का। अगर आप इसके बारे में समझ जाओ और सुरक्षा के उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो अपना लो और हर बार के लिए, तो फिर आप साइबर क्राइम के बहुत बड़े धड़े से अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे और अच्छी तरीके से, बेहतर ढंग से। अब मैं आपको, फिशिंग कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कॉल्ड फिशिंग, मतलब मच्छी पकड़ना। मछुआरा जाता है तालाब में, नदी पे, समुद्र पे, एक कांटा फेंकता है, फिर वेट करता है। हजारों मछलियां निकलती है, सब नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ी जाती है। मछुआरे का काम हो जाता है, उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। अब वो एफ को निकाल दो, पीएच ऐड कर दो, टेक्नोलॉजी डाल दो उसमें, वो हो जाता है फिशिंग। द वर्स्ट साइबर क्राइम नोन टू मैन। कॉन्सेप्ट वही है, एक फिशिंग ईमेल बनाया, हजारों लोगों को भेजा। एक फिशिंग एसएमएस बनाया, लाखों लोगों को भेजा। एक फिशिंग फोन कॉल किया, हजारों लोगों को किया। टेक्नोलॉजी है, घर बैठे बैठे कोई भी कर सकता है आपराधिक तत्व। वो सुविधा प्रोवाइड कर दी टेक्नोलॉजी ने, और फिर वो क्रिमिनल वेट करते हैं। हजारों लाखों लोगों को करते हैं, सब लोग तो फंसते नहीं, कुछ फंस जाते हैं, उनका काम बन जाता है, उनको हजारों को फंसाना भी। तब मैं फिशिंग के बारे में बहुत बोल सकता हूँ, बट अभी नहीं बोलूंगा। आपको सुरक्षा के उपाय जरूर बताऊंगा। फिशिंग से बचना है तो ये 2 स्टेज प्रोटोकॉल हमेशा करिए। पहली बात, अनजान से कोई संपर्क नहीं रखना। वर्चुअल वर्ल्ड में कोई संपर्क नहीं तो कोई संपर्क नहीं, एंड कोई संपर्क नहीं तो हर बार कोई संपर्क नहीं। नॉट दैट कभी कभी कर लिया, कभी नहीं किया। अनजान व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना। अनजान एसएमएस आया तो कोई लिंक नहीं दबाना। अनजान सोर्स से कोई ईमेल आया तो कोई अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करना। अनजान व्यक्ति का फोन कॉल आया तो कोई बात नहीं करना। मतलब अनजान से कोई संपर्क नहीं तो कोई संपर्क नहीं। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी अगेंस्ट फिशिंग, फर्स्ट प्रोटोकॉल मैंने जो बनाया। सेकंड स्टेज भी है उसमें, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, आपको कुछ भी दिखाया जो ना सुनाया जा सकता है। तो अगर वो जाना पहचाना भी लगे, फिर भी उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। नहीं तो आपको दिखा सुना तो मैं कुछ भी सकता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया,
आप मेरे को अच्छे से नहीं जानते, रिजेक्ट, बिकॉज अनजान। आप मेरे को अच्छे से जानते हो तो आपके पास कोई साधन होगा मेरे से संपर्क करने का, फोन करिए मेरे को, पूछिए आपने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। आपको देखिए कोई प्रयास तो करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मुफ्त में नहीं आती, प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तो कुछ भी करते रहेंगे और फिर भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं। तो आपने मेरे को एक फोन किया, पूछा, आपने मेरे को एसएमएस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मैं बोलूँ हाँ आप डिसाइड करो, मैं बोलूँ ना, दैट मीन आपको फेक प्रोफाइल से आया, रिजेक्ट, अननोन। बैंक से कोई कॉल आए या कोई ईमेल आई, ये जानकारी दो, वो जानकारी दो, आपको कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट अपग्रेड करना है, कोई डर दिखाएंगे कि आप प्रलोभन देंगे। अगर आप को टाइम अपना निकालो, उस समय बताना, ये ईमेल का जवाब देना है, फोन पे कोई जरूरी नहीं है। अपना बैंक मैनेजर का फोन नंबर रखो, उससे बात करो, पूछो आपने जानकारी मांगी है, अगर वो बोले हाँ तो फिर आप डिसाइड करो, ना आप बोले रिजेक्ट करो। तो सेकंड इज वेरिफिकेशन। ये 2 स्टेप आपको करने हैं। फिशिंग से बचना है, और अगर आप फिशिंग से बचे तो फिर आप बहुत सारे साइबर क्राइम से बच पाओगे। फर्स्ट, no contact with unknown. Second, even if it appears known, you have to verify it. मैं स्किप करता हूँ, ये मेरे प्रोफाइल से अभी हुआ है, तो this will take too much time, so we will just go forward. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग स्फीयर में उन्हीं से दोस्ती करिए जिनको आप अच्छे से जानते हो। किसी कॉन्टेस्ट में मत पड़िए, क्योंकि किसके ज्यादा दोस्त हैं, कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है ये। उन्हीं से दोस्ती जिनको बहुत अच्छे से जानते हो, एंड कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, और क्योंकि आप अनजान से करोगे तो आप तक दिक्कत में आओगे। अपने दोस्तों का ग्रुप छोटा रखो। ये केस से मैं आपको समझा दूंगा कि कितना इजी है साइबर वर्ल्ड में क्राइम करना, सोशल नेटवर्किंग स्फीयर में। आपको पता भी नहीं चलेगा और बड़े से बड़ा अपराध आपके ऊपर घटित हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे आपको समझ आ जाएगा। ये केस है ऑस्ट्रेलिया का, 2017 में हुआ था ये। ऑस्ट्रेलिया में शहर है सिडनी, सबसे बड़ा शहर, वहां का केस है। वहां देखिए, एक चीज मैं और बता दूं, जो असली दुनिया में आपके कमजोरी पे हमला होकर आपके ऊपर क्राइम होता है, इस दुनिया में your weakness is attacked and crime is committed on you. Like, why is there crime against women in the real world? Because women are physically weaker than the man. Why is there crime against SC, ST and weaker section of society? Because they are socially weaker than the other sections. That's why they can be subject to crime. एक आदमी चाकू या बंदूक लेके आके आपको क्यों लूट सकता है? Because आप physically उससे weaker हो गए। तो आपकी कमजोरी पे हमला होता है और आप पे अपराध होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में दूसरी तरफ आपकी शक्ति पे हमला होता है, आपकी चाहत पे, विशेषज्ञता पे हमला होता है और आपके क्राइम होता है, आपकी कमजोरी पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये विशेषज्ञता, ये चाहत, ये शक्ति कौन बताता है? आप बताते हो अपने बारे में। तो एक बार वो जान जाते हैं तो उसी क्षेत्र में हमला करके आपके ऊपर अपराध करते हैं। आपने बताया तो फिर आपको तैयार होना चाहिए उस क्षेत्र में हमला, साइबर हमला झेलने का। ये नहीं बोल सकता अरे मेरे को तो ख्याल ही नहीं है, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैं यूनिफॉर्म पहन के अपनी फोटोग्राफ डालता हूँ वर्चुअल वर्ल्ड में, तो फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा पुलिस अधिकारी, ठीक है, तो फिर वो उसी क्षेत्र में मेरे को अटैक करेंगे। फिर मैं नहीं बोल सकता कि अरे कैसे करके मेरे को तो पता ही नहीं चला। So you must be ready for attack on this field of your interest, of your desire, of your passion, of your strength, because you are telling them that yourself. This is one thing. Now this case is of Sydney, मैंने जैसे बताया, क्रिस्टोफर इसका नाम है, इस लड़के का 25 साल का युवक है। और अगर आप इसकी फोटो देखोगे तो आपको लगेगा सामान्य लगता है, उस एरिया में जो ऑस्ट्रेलिया में गोरे लोग ऐसे दिखते होंगे, बड़े सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये क्रिमिनल था। और इसने एक क्रिमिनल 19 साल की लड़की का अपहरण किया था, ये जेल गया था और जमानत पे बाहर आया था। इसको अपना अगला टारगेट चाहिए था। तो इसने सोचा कि अब मैं अगला टारगेट रियल वर्ल्ड में नहीं ढूंढूंगा, बहुत टाइम लगता है। किसी भी लड़की के पास जाओ, उसको उसका विश्वास जीतो, उसको अपने जाल में फंसाओ, उसको तैयार करो क्राइम करने के लिए, और बहुत देर बाद ट्राई करो कुछ क्राइम करने का, शायद सफल हो शायद नहीं हो। अगर नहीं हो तो दूसरी लड़की के साथ स्टार्ट करो, बहुत शुरू से बहुत समय लगता है, एनर्जी, टाइम, एफर्ट लगता है। मैं नहीं करूंगा, रियल वर्चुअल वर्ल्ड में करूंगा। घर बैठे बैठे करो, कई लड़कियों को एक साथ अटैक करो, और आप ना कोई टाइम, ना कोई एनर्जी, ना कोई एफर्ट लगेगा, और सक्सेस नियरली गारंटीड होगा। देखिए क्या किया उसने, कितना आसान था इसके लिए। क्रिस्टोफर ने 19 और 20 साल की लड़कियों का जो सिडनी में रहती थी, उनका पब्लिक कंटेंट जो खुद अपने बारे में डालती है, उसको रिव्यू करना शुरू किया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है सेटिंग्स। हर डिवाइस में, हर उपकरण में, हर सर्विस में, चाहे गूगल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जीमेल हो, हर में एक चीज होती है, सेटिंग्स होती है। इस सेटिंग्स क्या के लिए होती है? सेटिंग्स बेसिकली होती है कि उस सर्विस को या उस डिवाइस को आप अपने इच्छा मुताबिक चलाओ, कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस के लिए। एक तो उसके लिए होती है, एक और चीज के लिए होती है सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी। आपने ये सेटिंग्स सुरक्षा के लिए कितना यूज किया, जरा सोचिए। जीमेल में सेटिंग्स जाके देख लीजिए, सिक्योरिटी की आपको पता चल जाएंगे कितने तरीके से जीमेल पे आपको अपराध हो सकता है।
तो लोग सेटिंग्स के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते सुरक्षा के क्षेत्र में, और कुछ कुछ कंटेंट अपने बारे में डालते रहते। कौन देख रहा है उसको, कौन उसका क्या उपयोग कर सकता है, वो उनको चिंता नहीं है। जितने ज्यादा लाइक्स आए अच्छा, जितने ज्यादा व्यूज और शेयर्स आए और भी अच्छा। ये इस टाइप की मानसिकता बन गई है। कुछ भी अपने बारे में सब कुछ बताते रहते हैं, और कौन उसको क्या देख सकता है, क्या कर सकता है, उनको ना चिंता है ना सेटिंग्स ठीक है। तो ये इसने 19 और 20 साल की लड़कियों का पब्लिक कंटेंट रिव्यू करना शुरू किया, जो वो खुद अपने बारे में डालती हैं। उसमें उसको इस लड़की नोना का कंटेंट मिला। ये भी 19 साल की युवती थी, और इसकी भी एक बहुत बड़ी चाहत थी क्या, कि जानवरों की प्रेमी थी, और अपना सारा जानवरों का प्रेम कहाँ दिखाना, ऑनलाइन दिखाना प्रोफाइल में। तो इसको पता चल गया। अब इसको लिए कितना सिंपल हो गया, उसने एक फेक प्रोफाइल बनाया, गॉर्डन ग्रीन अपने आप को नाम दिया। सिडनी शहर का सबसे बड़ा एनजीओ जो महिला जो ये जानवरों के कल्याण के क्षेत्र में काम करता है, उसका नाम इसने पता किया, और उस एनजीओ का अपने आप को HR मैनेजर बताया। कोई रोक सकता था उसको? कोई नहीं। उस ऐसे प्रोफाइल से उसने नोना को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा। और हमारे मैंने बोला ना, अनजान से दोस्ती को परवाह नहीं, लोगों को क्या फर्क पड़ता है, कोई बोला दोस्ती तो कर लो। तो नोना ने जब ऐसा देखा होगा कि इतने बड़े संस्था का HR मैनेजर में से दोस्ती करना चाहे, कितनी खुश हुई होगी। उसने हाँ बोल दिया, इनकी दोस्ती होगी। अभी 6 महीने तक इससे नॉर्मल बात करता रहा, कभी कोई नहीं, अच्छे से नॉर्मल चैटिंग। और ऑब्वियसली वो जो इसको पसंद आता है, 6 महीने बाद जब इसको लगा कि हाँ ये अब लड़की मेरे ग्रिप में आ गई, तब इसने अगला कदम लिया। क्या था वो? उसने इसको एक जॉब का ऑफर दिया कि मेरी संस्था में, मतलब सभी बनावटी था, मेरी संस्था में फलाना जॉब की पोजीशन खाली हुई है, उसमें ये करना है, इतना पैसा मिलेगा, तुम करना चाहती हो क्या? अब क्या बोलती नोना? पहली बात तो सबसे बड़ी संस्था में जानवरों के कल्याण में काम करने का मौका, प्रतिष्ठा। दूसरी बात, काम क्या था? जानवरों का कल्याण ही होगा, जो इसके दिल के सबसे करीब था। तीसरा, ऐसे काम करने के लिए पैसा भी मिलेगा। और चौथा, इसको ऑफर कौन दे रहा था? इसका बेस्ट फ्रेंड। अब तो 6 महीने हो गए थे, ना देखा ना मिले, पर बेस्ट फ्रेंड। उसने बोल दिया हाँ। उसने बोला कि ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा, मेरे साथ चलना, ऑफिस चलेंगे, वहां पे एक फॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा, नौकरी तुम्हारी पक्की हो जाएगी। नोना बहुत खुश हुई होगी, शायद रात भर सोई नहीं होगी। अगले दिन सुबह क्रिस्टोफर आया, ये इसके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, और ये इसको सिडनी शहर के बाहर ले गया। वहां पहले इसने इसका बलात्कार किया, फिर इसका गला दबा के हत्या की, फिर इसको गाड़ के जमीन में वापस आ गया, बिकॉज ये तो वही करना चाहता था शुरू से। 1.5 महीने बाद नोना की लाश मिली। सिडनी पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो किए। मैंने बोला कि वो हटते तो है नहीं, मिटते भी नहीं है। क्रिस्टोफर गिरफ्तार हुआ। दिसंबर 2018 में क्रिस्टोफर को 21 साल की सजा हुई नोना के रेप, मर्डर और अबडक्शन के लिए। ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं कि हमारे इतिहास में सबसे कड़ा दंड किसी अपराधी को मिला है। इतिहास में तो क्रिस्टोफर को मिला है, बिकॉज उनके ज्यूरिस्प्रूडेंस में फांसी की सजा, मतलब डेथ पेनल्टी नहीं है। तो हमारे इतिहास में सबसे कड़ा दंड क्रिस्टोफर को मिला है। पर ये बताइए, ये कड़ा दंड मिलने के कारण क्या नोना वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। और अब एक आखिरी चीज बता दीजिए कि नोना को बचा कौन सकता था? उसको कोई नहीं बचा सकता था, एक्सेप्ट नोना ही अपने आप को बचा सकती थी, जो उसने नहीं बचाया। ये रोज हो रहा है। ये देखिए, ऑनलाइन डेटिंग, अनदर प्रॉब्लम। ऑनलाइन डेटिंग साइट पे गए, अनजान से दोस्ती कर ली, फिर बाहर चले गए, और ये हालत हो गई। इसलिए मैं बोलता हूँ, वो फिशिंग अटैक के 2 सिद्धांत को अपनाइए, हर बार अपनाइए। नो कॉन्टैक्ट विद अननोन, वेरिफिकेशन इवन इफ इट इज नोन। एक प्रोफाइल से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, ये भी केस इंदौर का। इसलिए एक चीज बताना चाहता हूं इसमें, कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम शेयर करिए सोशल नेटवर्किंग फील्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में। उसका मतलब है फोन नंबर, एड्रेस, स्टेटस रेफरेंस विद टाइम एंड प्लेस रेफरेंस। कि मैं स्टेटस अपडेट दे दिया कि आज शाम को 4 बजे सेंट्रल मॉल में मिलेंगे। मेरे को तो आपकी फोटो भी दिख रही है, अगर मैं क्रिमिनल हूँ और मेरे को मालूम है शाम को 4 बजे आप कहाँ होंगे, सेंट्रल मॉल में होंगे, तो मैं वहां आ सकता हूँ, आपके ऊपर कोई भी क्राइम कर सकता हूँ, है ना। तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कम से कम शेयर करें। आपकी फोटोग्राफ्स भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमेशा याद रखना, उसको भी कम से कम शेयर करो। फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके महिलाओं की अश्लील बना के उनके ऊपर क्राइम होता है। इंदौर में एक क्राइम हुआ था, मलिका बोल के एक लड़की थी, उसी की फोटोग्राफ्स को यूज करके, जो बहुत डालती रहती थी, उसको यूज करा, अश्लील बनाया, एक फर्जी प्रोफाइल उसी के नाम से बनाया, उसमें सारी ये फोटोग्राफ्स डाल दी। मॉर्फिंग इज डिजिटल मॉडिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ्स। तो उसके बाद उसी की फोटोग्राफ्स अश्लील जो मॉर्फ करी थी डाल दी, उसका फिर फोन नंबर भी डाल दिया। उस बच्ची को पूरे देश से अश्लील टाइप के कॉल आने लगे, इतनी परेशान हो गई, शी कमिटेड सुसाइड। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम डालें, ताकि आपके ऊपर उसको यूज करके दूसरे टाइप के क्राइम ना हो पाए। लास्ट चीज है सेल्फीज, सेल्फीआइटिस। इसके बारे में आपको बता दूं, सेल्फीआइटिस भी एक शब्द है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, मतलब बार बार सेल्फी डाल के उसको डालते रहना ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड सेल्फीआइटिस। वो भी एक बीमारी है।
रोज आप पेपर खोलो तो ऐसी आपको देखने को मिल जाती है, फोटो लेते लेते वाटरफॉल में गिर गए, मर गए, फोटो लेते लेते शेर के पिंजरे में गिर गए, सेल्फी लेते लेते ट्रेन के सामने गिर गए। ये तो नहीं करना चाहिए। सेल्फी इतना तो मत लो कि आपकी जान पे बनाए, ये कोई अपराध नहीं है सेल्फी लेना, बट इट इज अ डिसऑर्डर अगेन। डोंट इतना तो मत करो कि जान चली जाए। दूसरी बात, जो सेल्फी लिए हैं वो अपनी याददाश्त के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए रखिए। हर सेल्फी को पोस्ट मत करिए, है ना। ये मैंने आपको साथ, ये भी मैं नहीं बोल रहा कि किसी को मत करिए, बट बी केयरफुल। कैसी टाइप की सेल्फी पोस्ट कर रहे हो, क्या आपका पोजीशन है बॉडी का, कितनी पोस्ट कर रहे हो, वो सब आपको देखना चाहिए। और उसको अमल, सारी सेल्फी पोस्ट करना जरूरी नहीं है। और अगर सेल्फी पोस्ट कर रहे हो, कम से कम सेल्फी लेना, कम से कम पोस्ट करना। अगर कर रहे हो तो ये आखिरी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, फोटोग्राफिक स्टॉकिंग, इससे बचना चाहिए आपको। मैंने आपको केस बताया था बेंगलोर की महिला का, वो इसका डिटेल इसमें है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन। इसको स्मार्टफोन क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आजकल हर चीज को स्मार्ट बोलने का एक चलन हो गया है। हाँ, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बस, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट टूथपेस्ट, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी, हर चीज स्मार्ट हो गई। सिर्फ इंसान स्मार्ट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल डिवाइस था जिसे स्मार्ट बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको स्मार्ट बनाते हैं। अगर आप इसके फीचर्स नहीं जानोगे और इसको यूज करते रहोगे तो एक दिन ये आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा। एक इसका जो फीचर है जो इसको स्मार्ट बनाता है, उसको बोलते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो उसका मतलब आपका लोकेशन कैसे निकालता है, आपकी एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पिक करता है और आपकी लोकेशन फिक्स करता है। ये हर कोई भी स्मार्टफोन आप मार्केट से खरीद के लाओ, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉइड हो, और उसको ऑन करो तो बाय डिफॉल्ट वो जीपीएस चालू हो जाएगा। आपको कोई बटन नहीं दबाना, है ना। तो ऐसे डिवाइस से जिससे जीपीएस इनेबल्ड है, अगर आप कोई फोटो खींचोगे तो आपके फोटो के साथ आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टैग हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। उसको बोलते हैं जियो टैगिंग। ये एक और फीचर है स्मार्टफोन का। तो ऐसे फीचर्स मैंने बोला आप जानते नहीं हो और उसको यूज करते हो तो एक दिन आपसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। देखिए, फिर क्राइम करना कितना, स्टॉक करना आपको कितना ईजी हो जाता है। एक केस मैं आपको और बता दूं, बेंगलोर का, मैंने आपको बताई दिया महिला का। ये होता कैसे है, एक यूके का केस है। यूके में एक महिला थी, बच्ची थी बल्कि, वो 19 साल की लड़की थी। उसने एक लॉटरी जीती। लॉटरी मतलब उसको पाउंड के नोट मिले। वो नोट लेके घर आई, उन नोट को उन्होंने अपने टेबल पे अपने सामने रखा, सारे नोट्स को, अपनी बूढ़ी दादी को अपने साथ बिठाया, और आप जानते हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक सेल्फी खींची। और ऐसी सेल्फी को भी हम रखते थोड़ी हैं, ऐसे लोग, उनको पोस्ट करना भी जरूरी, सबको बताना ना मैं कितने खुश हूँ। तो उसने उसको पोस्ट कर दिया, बोला मैं बहुत, आई एम रिच, आई एम सो हैप्पी। अब ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑनलाइन प्रेडिटर्स, ऑनलाइन शिकारी। जैसे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिस्टोफर, वो ऐसे कंटेंट को रिव्यू करते रहते हैं जो लोग अपने बारे में बिना सोचे, बिना सेटिंग देके डालते रहते हैं, और फिर जब उनको कोई ऐसी चीज मिलती है जिसपे वो कुछ क्राइम घटित कर सकते हैं, तब वो करते हैं। तो ऐसे किसी प्रेडेटर को ये फोटो मिल गई होगी। ऐसे फोटो में क्या है, बहुत सारा पैसा पड़ा है, एक छोटी लड़की है, एक बूढ़ी औरत है, और एक सेल्फी है। सेल्फी मतलब स्मार्टफोन, स्मार्टफोन मतलब उस फोटो के साथ टैग होगा लोकेशन। अब उनके लिए कितना ईजी हो जाता है, उन्होंने उसको डाउनलोड किया उस फोटोग्राफ को, उसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो आएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टैग होंगी बिकॉज ऑफ जियो टैगिंग। तो उनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल गई, उसको उन्होंने कॉपी किया और गूगल मैप्स में पेस्ट करो। गूगल मैप्स किस पे चलता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो जैसे ही पेस्ट किया तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा लंदन में, जहां से ये फोटो खींची गई, और वहीं पे वो पैसा है, और एक बूढ़ी औरत है और एक छोटी बच्ची है। रात को उन्होंने उसके घर पे धावा बोल दिया, उस लड़की को भी मार डाला, उसकी दादी को भी मार डाला, और सारे पैसे मिले गए। और ये बताइए, वो न्योता, वो इन्विटेशन किसने दिया? वो इन्विटेशन उस लड़की ने खुद दिया कि मैं अकेली हूं, मेरी बूढ़ी दादी मेरे साथ है, इतना सारा पैसा है, आ जाओ। वो आ गए और उन्होंने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया, और उनके साथ साथ इनकी जान भी ले गई। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेल्फी कम से कम लीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए कम से कम पोस्ट करिए। और अगर पोस्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार के स्टॉकिंग से बचने के लिए आपको जरूरी है कि अपने सेटिंग्स में जाइए और जियो टैगिंग कैमरा के लिए डिसेबल करिए, ताकि अगली बार आप कम से कम फोटो लोगे, कम से कम पोस्ट करोगे, तो आपके स्टॉकिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अटैच्ड नहीं है। ये अगर आप कभी सोचो कि मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत जानकार हूँ, तो मैं तो सबसे सिक्योर हूँ, आप फिर से सोच लीजिए। जितने ज्यादा एक्टिव, जितने ज्यादा एक्सप्रेसिव, जितने ज्यादा आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और जितने ज्यादा अपनी वो दिखा रहे हो, उतने ज्यादा बड़े आप टारगेट भी बन जाते हो। एक केस आपको बता देगा कि केस है कि महिला का नाम है किम कार्दाशियन। किम कार्दाशियन एक रियलिटी स्टार है यूएस की। ये यूएस से फ्रांस गई अपनी पेरिस, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ। एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में ये लोग रहे, बहुत सारे गहने ले गए, बहुत सारी वो ज्वेलरी पहन के, बड़े अपार्टमेंट में बहुत सारी फोटो खींची, और वो सारी फोटो इन्होंने डाल दी इंस्टाग्राम पे।
न्योता दे दिया, उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। एक दिन दोपहर में वो इसके फ्लैट पे पहुंच गए, किम घर पे नहीं थी, इसकी माँ और इसकी बहन थी, उनको बांधा, अच्छे से उनकी पिटाई करी और सारा पैसा और गहने लेके चले गए। अगेन न्योता इन्होंने दिया, इसीलिए ये सब आपको दिल में रखना है, फिर गतिविधि करनी है। चलिए खत्म करते हैं। मैं आपको कुछ मंत्र बता दूं, इसमें फिर आ गए पांचवें एक साथ। ये मंत्र है मेरे साइबर सिक्योरिटी के, मेरी बातें आपने सुनी होंगी, याद रखी होंगी, समझ आई होंगी, आई बी वेरी हैप्पी। बट अगर नहीं समझ आई, नहीं याद रख सकते तो इन मंत्र को याद रखो और इनको लागू करो, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से सिक्योर रह पाओगे। सबसे पहले हमेशा एक सुरक्षा की मानसिकता बनाएं। अपन वर्चुअल वर्ल्ड में खतरा नहीं दिखता तो हम सुरक्षा की मानसिकता नहीं रखते और सुरक्षा को कुछ करते नहीं। असली दुनिया में किसी भी जीवित चीज के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद की सुरक्षा, वो सुरक्षा है ना। तो इसीलिए असली दुनिया में हम पहली चीज सोचते हैं सुरक्षित रहने की सोचते हैं। घर से बाहर जाओ तो घर के सामने कोई गुंडा टाइप का आदमी खड़ा है तो क्या आप सीधे उसमें घुस जाओगे? नहीं, आप कोई साइड का रास्ता ढूंढोगे ताकि सुरक्षित निकल जाओ, क्योंकि मानसिकता सुरक्षा की है। वैसे ही वर्चुअल दुनिया में हम सब कुछ करते हैं, एंड में जाके शायद सुरक्षा की सोचते हैं, बिकॉज वो खतरा दिखता नहीं। बट आपका करना यह है कि उस सुरक्षा की भावना को आखिरी पॉइंट पे से उठा के फर्स्ट नंबर पे लाओ। पहली सुरक्षा के बारे में सोचो, फिर अगली गतिविधि को अंजाम दो, तो आप बेहतर ढंग से सुरक्षित रहोगे। नहीं तो यू टेकिंग अ चांस। सेकंड इज अवॉइड शॉर्टकट्स, अवॉइड ग्रीड। लालच से बचो, शॉर्टकट से बचो। लालच जो होती है ना, वो ही सबसे बड़ी भावना है। जो फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है साइबर दुनिया में, उसका आधार ये लालच की भावना मैंने देखा है ना। घर बैठे लॉटरी लग गई, घर बैठे नौकरी लग गई, घर बैठे रिश्ता बन गया, ऐसे नहीं होता। देयर नो फ्री लंचेस। आप ये छोटे बच्चे हो, बड़े हो, यू आर गोइंग इनटू द फ्यूचर, यू हैव टू मेक अ मोटो इन योर लाइफ कि मैं जो भी प्राप्त करूंगा या करूंगी दुनिया में, अपने मेहनत से करूंगा या करूंगी। ना नौकरी घर बैठे लगती है, ना लॉटरी घर बैठे लगती है, ना रिश्ता घर बैठे बनता है, हर चीज मेहनत से। तो फिर आप लालच से बचोगे और बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम जो साइबर दुनिया में होते हैं उससे बचोगे। शॉर्टकट से बचिए। मतलब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सुविधा दी है शॉर्टकट की, है ना। पर शॉर्टकट घर बैठे बैठे, मतलब आप कहीं कोई टिकट बुक कर लो, कहीं बैठे बैठे किसी से बात कर लो, कहीं बैठे बैठे गेम डाउनलोड कर लो, पैसा ट्रांसफर कर दो। ये सब चीजें तो साइंस फिक्शन की बात थी जब हम आपकी उम्र के थे। ये अब रियलिटी हो गया है। बट ये शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट ने अपनी जिंदगी बहुत सुविधाजनक बनाई है, बहुत कंफर्टेबल बनाई है, कोई डाउट नहीं है। बट हर शॉर्टकट सही दिशा में पहुंचे ये भी जरूरी नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, हर शॉर्टकट का पीछा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हूँ, सपोज मेरे को एक SMS आया AD-SBI, मेरे को मालूम है कहाँ से आया है, पक्का ही है कि स्टेट बैंक से आया है? ऑफ कोर्स नॉट। ये मेरे को हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। मैंने उसको खोला, उस SMS को, उसमें लिखा है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया या आपका अकाउंट को अपग्रेड करना है, तो ये लिंक दबाइए। वो SBI की लिंक दी होगी। अगर मैं उस लिंक दबा के चले जाऊं तो हाइपर लिंकिंग के कारण मैं कोई फर्जी साइट पे भी चले जा सकता हूं, और वो फर्जी साइट बिल्कुल ओरिजिनल SBI साइट जैसे दिखेगी। तो वहां जाके मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, पासवर्ड एंड अकाउंट नंबर एंड ऑल दैट, और मैंने तो अपनी तरफ से अपना कार्ड ब्लॉक होने से बचा लिया। बट एक्चुअली मैंने फेक साइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी और पूरा मेरा अकाउंट साफ हो जाएगा। उससे बेहतर क्या होता कि मैं एक नया टैब खोलता, अपनी उंगली से टाइप करता www.sbionline.com और एंटर करता, तो मैं ओरिजिनल साइट पे पहुंचता और इस प्रकार के फिशिंग अपराध से बच जाता। हो सकता है मेरे को 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते, बट आई वुड हैव नॉट, शॉर्टकट के चक्कर में मैं अपराध का शिकार ना होता। तो हर शॉर्टकट को फॉलो मत करो, लॉन्ग रास्ता लो और सही डेस्टिनेशन पे पहुंचो। थिंक बिफोर यू एक्ट, ये तीसरी चीज है। कुछ भी पोस्ट करने से पहले, पोस्ट, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोचिए। सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही होता है, जल्दबाजी में लिया निर्णय ज्यादातर गलत होता है। पुरानी कहावत है, आप भी सोचिए। चाहे मैं ये नहीं बोल रहा सुबह से लेकर रात तक सोचते रहिए, 5 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए अपने आप को, एक बार सोचिए, फिर लाइक, शेयर, फॉरवर्ड पोस्ट करिए। तो आई एम श्योर आपको शायद गलती ना करोगे जो आप कर देते हैं अगर आप जल्दबाजी में हर चीज करो। नेक्स्ट इज हैव फुल नॉलेज, पूरी जानकारी रखें। ये दुनिया है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, एज ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी ज्यादा जानकारी आप रखोगे और जितनी ज्यादा स्मार्टली आप उसको यूज करोगे, मैंने आपको पहले बताया, उतना ज्यादा सुरक्षित, उतना ज्यादा सफल, उतना ज्यादा सुखी सब कुछ होगा। तो डू दैट। एंड लास्ट इज साइबर स्पेस में किसी चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। आपके सामने मात्र एक स्क्रीन है, इससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना, आपके सामने कोई पर्सन है, ना प्लेस है, ना सिचुएशन है, ओनली वन स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पे तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, हर चीज सही नहीं होती। ये हमेशा माइंड में रखना। ये मेरा
5 मंत्र हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है और मेरा ईमेल varunkapoor170@gmail.com, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9826017614। अगर आपके पास कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, मेरे से आप गाइडेंस एंड एडवाइस चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। पूरे देश दुनिया से मेरे को लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनको एडवाइस और गाइडेंस जरूर देता हूँ। और अगर आपको कोई अलग सेशन करना है, कोई और स्कूल में, कोई और कॉलेज में और ज्यादा, if I have time, I will definitely do it, because that is my mission and passion. Thank you for taking part in this webinar and listening to me so carefully. Now I'll finish. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, Jai Hind, Jai Bharat. किसी स्टूडेंट के मन में कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। ओनली फॉर 1 या 2 स्टूडेंट, पूरे सभी की तरफ से पूछ सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट प्लीज। दिनेश सर। Yes, ma'am. Mohit Ingle is there. Are you there, beta? Yes, sir. You can ask your question. Sure, sir. A very good afternoon, sir. Myself Mohit Ingle of class 10th. Mohit, if possible, yes, you can switch on your camera, if possible. Sure, sir. Good afternoon, sir. Myself Mohit Ingle of class 10th B, and my question is that, sir, India is becoming digital day by day, and cybercrime and frauds are also increasing because of our unawareness. But only getting knowledge about cybercrime or cyber activities and getting aware about the cyber frauds, will the cybercrime get decreases? I didn't understand your question. Awareness होने से साइबर क्राइम कम होगा, ये बोल रहे हैं आप? Yes, sir. कि अगर हम उसके बारे में नॉलेज रख ले तो क्या उससे साइबर क्राइम कम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप नॉलेज रखोगे, अवेयरनेस रखोगे, अलर्टनेस रखोगे। देखिए, अवेयरनेस से आती है अलर्टनेस, सतर्कता, और सतर्कता से आती है सुरक्षा। यही एक क्रम है जैसे जाता है। अगर आप अवेयर होगे, जागरूक होगे, तब आप ऑब्वियसली अलर्ट होगे, और अलर्ट होगे तो सिक्योर होगे, और सिक्योर आप हो जाओगे और आपके ऊपर क्राइम घटित नहीं होगा तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम का संख्या कम होगी। वेरी सिंपल, उसमें क्या पूछ सकते हैं। Any other student? Animesh Mishra, are you there? Nikonj, you can ask your question. Yes, sir. Is there any way in today's life that we are 100% sure that we cannot be hacked, and if what? Of course not. There is no such place. कभी तो such a problem. ऐसी कोई जगह होती तो फिर क्या फर्क, फिर क्या इतने बड़े लेक्चर्स की और इतने सारे अभियान की और सब की क्या जरूरत होती है ना। तो वो तो obviously there is no place like that where you can say that I'm 100% secure. तो सभी उधर चले जाते हैं, है ना। तो ये तो ना असली दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ बोल सकते हो कि मैं 100% सुरक्षित हूँ, और ना वर्चुअल दुनिया में ऐसी कोई जगह है। आपको आपके व्यवहार से, आपकी जानकारी से ही अपने आप को सुरक्षित रखना है, और वो आपको प्रारंभ कर देना चाहिए as soon as possible. थैंक यू सर। शिक्षक साथियों की तरफ से अगर कोई अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन कृपया सिर्फ 1-2 ही शिक्षक साथी अगर अपना कोई क्वेश्चन पूछें तो बहुत बेहतर रहेगा। समय का अभाव है, तो हम जितनी जल्दी मीटिंग खत्म करें उतने ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे बच्चे काफ़ी देर से ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सर। शिक्षक साथियों की तरफ से चलिए, I think we can finish. हो गया। यस सर, यस सर। मैम प्लीज कंटिन्यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हैं, विद्यालय के सभी शिक्षक और केंद्रीय विद्यालय के पहले प्रोग्राम को आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शित किया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमें इस तरीके की एक्टिविटी का एक हिस्सा बनाने के लिए हमें एक मौका दिया आपने, और हम लगातार ऐसे कई स्कूलों और कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को अवेयरनेस के रूप में लाएंगे और फैलाएंगे, और नेक्स्ट प्रोग्राम को हम और बेहतर और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश सर को जिन्होंने इस कार्यक्रम को संजोया और प्लान किया, और YouTube चैनल और अन्य चैनलों पे भी इसका प्रसारण किया। अभी मैंने देखा सर व्हाट्सएप पे सर ने भेजा मुझे, तो काफ़ी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस अवेयरनेस को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये एक ऐसी सेफ्टी है जो आपकी खुद की जागरूकता से आ सकती है। तो सर थैंक यू, धन्यवाद। सर को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। Thank जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद। सभी जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ध्यान रखें कि अभी आपके सामने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जा रहा है। आप उस फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिएगा। आपको जल्दी ही यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। और मैम, अंत में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आरती मौर्य मैम का ही देना चाहूँगा। और यहाँ पर अगर आरती मौर्य मैम हमारे साथ में नहीं जुड़े होते और उन्होंने इनिशिएट नहीं किया होता तो शायद इतना बढ़िया सेशन हमारे सामने नहीं आ पाता। सेकेंड थिंग, आपका प्रयास है सर ये, बिल्कुल आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और ऐसे ही एक्टिव रहें, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें सर। लगातार हम काफी अच्छी और बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। बिल्कुल। मेरी उम्मीद है कि आपके विद्यालय के सभी बच्चे पार्टिसिपेशन रखें। अभी हमारी ड्रामा एक्टिविटी चल रही है, तो आप लोग अपने लेवल पे अपने घर से जो भी एक्टिविटी को प्लान करके भेज सकते हैं। ड्रामा, ड्राइंग, डिबेट, सॉन्ग, ये सारी एक्टिविटी में आप अपने लेवल पर इसका पार्टिसिपेशन रख सकते हैं। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है हमारा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। तो प्लीज सर, आज जो आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है वो हम आपको शेयर कर देंगे। उसका एक वीडियो भी शेयर कर देते हैं कैसे ज्वाइन करना है। जब तक आप लोग फीडबैक फॉर्म भरेंगे, एक वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो या फिर हम सर आपको शेयर कर दें, आप सभी को स्कूल लेवल पे अपनी क्लास आप मुझे ही शेयर कर दीजिएगा। जी जी, ठीक। बच्चों, काफी देर से सब लोग जुड़े हैं, तो सबको थैंक यू। और सभी लोगों को फ्री कर सकते हैं। खासकर प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। शायद मैम नहीं, कोई बात नहीं मैम। चलिए सर, बिल्कुल सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस फीडबैक फॉर्म को भर दीजिएगा। और ये फीडबैक फॉर्म आप कुछ देर के लिए ही एक्टिव रहेगा, आप इसको तुरंत ही भर दीजिएगा और उसके बाद में ये फिर डिसेबल कर दिया जाएगा। सो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रैली बहुत बढ़िया सेशन रहा। सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे साथ में जुड़े हों, यूट्यूब पे व्यूअर्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में यहाँ पर लाइव इस गूगल मीट के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, उसका व्यूअरशिप में जो लोग जुड़े हैं उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा। हाँ मैम, मुझे मिल जाएगा, मैं आपको रिपोर्ट उसको भेज दूंगा मैम। थोड़ा समय लगेगा, ये पूरी वीडियो यूट्यूब पे पहले अपलोड होगी, उसमें थोड़ा समय लगता है। उसके बाद में प्रोसेस के बाद में मैं आपको मैम पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा मैम। ठीक सर, ताकि अपन पूरा एक एज इट इज सर को बिल्कुल विद द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आल्सो। जी सर, जी सर। कितने लोग होंगे फिर भी अंदाजन सर? लगभग 1000 के आसपास है मैम। अभी फीडबैक फॉर्म से पता चल जाएगा और कितने हैं। बाकी मेरे पास जितना रिकॉर्ड है मैम, उसके हिसाब से मैं भेज दूंगा आपके पास। जी सर, जी सर। ओके मैम, थैंक यू। So dear students, now all of you can leave. सर मैं